जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन सबसे पहले आप सब लोगों को जो फिजिकली हमारे पास तशरीफ़ लेके आए और वो दोस्त जो इन्होंने ऑनलाइन कनेक्ट किया है, आई फॉर्मली वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। आईसीटी के हवाले से आपको बता दूं, ये बस मेरा सेशन जो 5-7 मिनट का है ये इसी के मुतल्लिक है। मैं आपको आईसीटी के हवाले से, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आप में से ना जानते हो, हमें आपको एक पता होना चाहिए कि आपको एक छोटे से एक जो एकेडमी वाला सेटअप है आप उसके अंदर नहीं आए हैं। आपको हमारे पोर्टफोलियो के बारे में, आपको हमारी सर्विसेज के बारे में, आपको हमारी ट्रेनिंग की डोमेन्स के बारे में एक जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना। और जो आप लोगों के सामने कुरान पाक की आयत आ रही है और जिसका मफहूम ये है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। हमारे हर एक सेशन का बाकायदा आगाज़ इसी आयत करीमा के मफहूम से होता है और इसको हमें थोड़ा सा ब्रॉडन पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है कि कोशिश का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा हुआ है, अगर हम उसके अंदर पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको उसका रिवार्ड भी ज़रूर देंगे। ये आपकी कोशिश हसूल रिज़्क के लिए हो सकती है, ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो सकती है, ये बाहमी तल्लुकात को सुधारने के हवाले से हो सकती है। अगर आपके इंटेंट पॉजिटिव है तो बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमा दिया कि मैं आपको वही दूंगा जिसकी आप कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म के अंदर इजाफा फरमाए। आईसीटी की नंबर 1 होने की स्लाइड आपके सामने आ रही है। एंड अगेन आई वुड से दिस इज जस्ट नॉट मेरली अ क्लेम। वी आर द पाइनियर ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग डोमेन्स। हमने पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट की एंड ऑब्जेक्टिव जो इसका है, हमने क्यों स्टार्ट की वो मैं आपको बता दूं कि ये एक गैप है बेसिकली हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर और जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर एक गैप है। वो गैप प्रैक्टिकलिटी का है, यानी इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करने की हम कोशिश में लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम खासा हद तक इसके अंदर कामयाब भी हुए हैं। आईसीटी की फिजिकल प्रेजेंस इस्लामाबाद ऑफिस में आप लोग बैठे हुए हैं, इसके साथ साथ हमारा लाहौर में भी एक ऑफिस है एंड देन वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस इन कराची एज वेल। पहले हमारे पास थोड़ी लिमिटेड कैपेसिटी थी, जगह थी वहाँ पे, अब हमने वहाँ पे भी एक्सपेंड किया है और एक्सपेंशन की वजह क्या है वो भी मैं आगे जाके बस आपको मुख्तसर सा बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव में आपको पहले ही बताया, हमने एजुकेशनल एक्सीलेंस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम आपको ट्रेडिशनल कुछ भी ऑफर नहीं करने वाले। आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो ऑनलाइन में भी बैठे हैं, जो हमारे सामने ऑन साइट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा या अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, जो यहाँ पे कुछ फाइनेंस के बैकग्राउंड वाले भी होंगे, जो लॉ के बैकग्राउंड वाले भी होंगे। लेकिन आई कैन बेट इट कि आप किसी भी एक डिसिप्लिन को उठा लें, जो आप डिग्री प्रोग्राम के अंदर पढ़ते हैं उसको आप प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में जाके अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक बंदा जो जो बिजनेस ग्रेजुएट है, उसने अकाउंटिंग के सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसने फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, जब इवेंचुअली विद द पर्पस ऑफ जॉब या फिर अगर वो पर्सनल एम्प्लॉयमेंट को भी स्टार्ट करता है तो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसी आपने पढ़ी थी। और विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस एनी डिग्री प्रोग्राम, डेफिनेटली मैं भी एक डिग्री होल्डर हूँ, लेकिन जिस चीज़ की मार्केट के अंदर डिमांड है, जिस चीज़ की एक्सेप्टेंस है, जिस चीज़ की वर्थ है, जिस चीज़ की एक्रेडिटेशन है, वो इवेंचुअली आपका स्किल सेट होता है, आपका डिग्री प्रोग्राम नहीं होता। हम अपने रिज्यूमे के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर लेंगे जो कि आजकल जनरल प्रैक्टिस बनी हुई है, आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, ठीक है। और एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हर एक रिज्यूमे के अंदर होती है, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, वो क्या जी, आई एम एक्सपर्ट इन MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। जबकि वही कैंडिडेट अगर मेरे सामने बैठा हुआ है, जॉब लेने के लिए आया, मैं उससे 5 शॉर्ट कीज पूछ लूँ, हजूर उसको नहीं आती। जिस चीज़ की एक्सपर्टीज उसने मेंशन की हुई है उसको 5 शॉर्ट कीज नहीं आएंगी। और ये आपने कभी पर्सनली तौर पे भी अगर बीइंग एम्प्लॉयर ऐसा कोई सिनेरियो आया ना, तो आपने ये आजमा के देखना है कि अच्छा भाई यहाँ पे आपने जो चीज़ें मेंशन की हैं आप उसके ऊपर कितना पूरा उतरते हैं। ये इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हैं, इसमें कुछ थ्योरेटिकल नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, टैक्स का सब्जेक्ट, चूंकि टैक्स इटसेल्फ एक लॉ है, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट है, उसके अंदर चेंजेस आती हैं हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो फिर इस कोर्स के साथ में हम नेम को देखते हैं, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र। तो टैक्स एडवाइज़र में हमने आपको टैक्स एडवाइज़र ही बनाना है,
हमने आपको डाटा एंट्री वाली अप्रोच के साथ नहीं लेके चलना। आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5वीं 7वीं क्लास के बाद मेरे पास आएंगे भी, सर वो अभी तक जो है ना वो प्रैक्टिकली उस तरह से नहीं हुआ। मैं कहूँगा नहीं, अभी 32 34 सेशन जो इसके होने हैं आप उसका पूरा होने का वेट कीजिए। वी नो, ये आपका बैच 93 है, हमारा बैच 96 ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो हमने एक बड़ी जर्नी इसके साथ जो है वो हमारा है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो एक फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस हो। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, ये फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करती हैं। अगर इसको वो भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप स्किलफुल हैं तो फिर आप उस स्किल को यूज़ करके अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर मिल रहा है वो आउटरीच और नेटवर्किंग का है, और ये आप लोग आगे जाके ऑब्जर्व भी करेंगे। रीज़न बीइंग के आप माशाल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जब आपने 4 महीने एक साथ क्लासेस लेनी है, एंड आई होप कि आप लोग कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस लें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ हमें पैसे दे देने से जो है वो आपको चीज़ें उस तरह से समझ में नहीं आने वाली। आपकी अपनी भी एक इंटेंट होनी चाहिए इसको लेके कि नहीं भाई, मैंने ये इस इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम आरओआई किस तरह से हासिल करना है। ठीक है, तो जब आप लोग आपस में ये 4 महीने क्लासेस शेयर कर रहे होंगे जो ऑनलाइन वाले हैं, एक कम्युनिटी है आपकी, तो यहाँ पे आपको दूसरे दोस्तों के साथ, बैचमेट्स के साथ इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क से जो है वो लोग बैठे हुए हैं। बस आईसीटी के कोर्सेज का छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू बता देता हूँ। इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन के अंदर हम 5 कंट्रीज का टैक्स सिस्टम कवर कर रहे हैं। शायद कि अभी मेरे कहने से पहले तक आप लोगों के जहन में ये सवाल ना आया हो कि जी आप पाकिस्तान में बैठ के यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई इनका टैक्स सिस्टम क्यों पढ़ा रहे हैं। रीज़न ये है कि जी अभी हम ग्लोबल इरा में रह रहे हैं। अ, और अगेन मैं एक दफ़ा इंश्योर कर लूँ, ऑनलाइन में आवाज़ आ रही है? आबिद खान साहब अपना हैंड रेज करके डाउन करके मुझे बताइए, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? आबिद। ओके। अभी आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जो 5 कंट्रीज आपको सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अगर एक बंदे को, एक टैक्स अकाउंटेंट को हायर करना है तो वो उसको लोकली बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब यूएसए की मैं आपको एक एग्जांपल से बस आगे चले जाते हैं। यूएसए में जो मिनिमम वेज रेट है वो क्या है? एक बंदा जो किसी फिलिंग स्टेशन पे काम कर रहा है, ठीक है, वो किसी फूड आउटलेट के ऊपर काम कर रहा है, कहीं पे भी किसी बैंक के बाहर सिक्योरिटी कर रहा है, तो मिनिमम वेज जो है वो आप कह लें 10 to 15 डॉलर पर आवर होती है। जब हम इन प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो भाई आप उनको 10 15 डॉलर पर आवर पे तो नहीं ऑन बोर्ड कर सकते। दैट इज़ द रीज़न कि ये उनको रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, और काम वही है जिसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए और एक स्मूथ इंटरनेट चाहिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो वहाँ पे जो फर्म्स हैं ऑपरेट कर रही हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो सिर्फ क्लाइंट इंगेजमेंट की हद तक रहते हैं। एग्जीक्यूशन उनकी सारी की सारी, आप सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो मेजर शेयर यहाँ से जाता है आपका, वो पाकिस्तान है, इंडिया है। यहाँ पे उनको कंपैरेटिवली चीप लेबर मिल जाती है। आप 500 800 1000 डॉलर के ऊपर एक बंदे को हायर करते हैं जिसने एमबीए किया हुआ है, जिसने बीकॉम किया हुआ है, जिसको एमकॉम किया हुआ है, या उसको चीज़ जो उनको रिक्वायर्ड है वो प्रैक्टिकली आती है, तो तब भी वो हर एक रिसोर्स के पीछे एटलीस्ट 4 से 5 हज़ार डॉलर की सेविंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पोर्टफोलियो में डिफरेंट कोर्सेज हैं, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने डिज़ाइन किया, और आज अभी करंटली जो है इन सारे कोर्सेज के आप कह लें कि 17th बैच चल रहा है। यूके का भी, यूएसए का भी, यूएई का भी, कनाडा के हमारे 8 बैचेस हुए हैं, और सऊदीया का भी 4th बैच जो है वो लाइन हो रहा है। डाटा एनालिटिक्स की हम ट्रेनिंग्स देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी एक ऐसी डोमेन है जो आईपी के आपको एक्सपर्ट ही नहीं मिलते मार्केट के अंदर। ठीक है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन जो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिस इज़ काइंड ऑफ सजेशन फ्रॉम माय साइड। मुझे इस तरह से ना लीजिएगा कि मैं कोई अपसेलिंग कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ प्योरली अ सजेशन कि आप लोग इसमें से, खासकर वो लोग, मैं उनसे मुखातब हूँ चाहे ऑनलाइन में है या ऑन साइट में है, जो इसको एज ए करियर लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए जो पोटेंशियल है, जो ग्रोथ है करियर के अंदर, वो एटीएल के अंदर है। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, जब आपको टैक्स लिटिगेशन आती है, कंप्लायंस में आप बहुत सारे लोगों को compete नहीं कर सकते। कंप्लायंस का जो मार्केट का स्टैंडर्ड चल रहा है, बंदा 2000 में भी रिटर्न करी जा रहा है, मैं आपके साथ रियलिस्टिक बातें करूंगा, ठीक है, 3000 में भी करी जा रहा है, लेकिन बीइंग प्रोफेशनल आपको जो है ना वो यार मैं कैसे compete करूं, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन यही वो लोग, अगर आपके पास लिटिगेशन की एक्सपर्टीज है, तो यही वो लोग जो है ना आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होते हैं। ये लोगों का काम खराब कर रहे होते हैं।
इवेंचुअली उस बंदे को जो है नीम हकीम के बाद एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, लेकिन सिनेरियो क्या है, अगर आपका एम है कि मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है, तो पहले भाई आप एमबीबीएस करेंगे, और अगर आपको एमबीबीएस में इनरोल होना है तो उससे पहले आपने एफएससी प्री मेडिकल किया हो, एमडी कैट आपने क्लियर किया हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन उसमें ग्रोथ का फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लोगों के जो टैक्स ऑर्डर आए होते हैं, ठीक है, किसी की 4 लाख की पेनल्टी, ये तो मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट में ये मिलियंस के अंदर होती हैं जो पेनल्टीज इम्पोज हो रही होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप उसका केस टेकअप करने के लिए आप उससे कोई 10-20 हज़ार 30 हज़ार में क्लेम मुकाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारी अपनी भी कंसल्टेंसी। जी नहीं, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जब आपकी कंप्लायंस के ऊपर एक अच्छी कमांड हो जाए उसके बाद आपने लिटिगेशन की तरफ जाना है। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं जो स्पेसिफिकली कॉरपोरेट की डोमेन में रहना चाहते हैं, एससीसीपी को मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी का अभी रिसेंटली हमने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, कॉरपोरेट एडवाइजर के नाम से मजीद कंप्रीहेंसिव उसको किया है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजर का आप यहाँ बैठ के 6-7 कंट्रीज का जो बिजनेस फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, आप वो यहाँ बैठ के सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और भाई हम मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ बैठ के ऐसे कोई ओवरनाइट आइडिया नहीं होता कि हम कोई भी चीज़ जो है वो लॉन्च कर देते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस होते हैं, हमारी आउटलाइन बनती है, फिर रीडिफाइन होती है, और ये सारे प्रोसेस के बाद हम जाते हैं कि क्या हमारे लिए, देखिए हमारे लिए तो सबसे मेजर कॉस्ट जो है वो मार्केटिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसे ही लॉन्च नहीं हो जाती, हम उसका पोटेंशियल मार्केट में देखते हैं, उसके बाद लॉन्च करते हैं। आपके साथ बातें मैं बोलने लग गया हूँ और बातें लंबी हो गई हैं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर रैप अप करते हैं। सऊदी टैक्सेशन वो इंटरनेशनल में ही कवर होता है। जो लोग ग्लोबल ट्रेड में जाना चाह रहे हैं उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स है। जो लोग स्टॉक्स बाय करना चाह रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे होते हैं, ये उस कोर्स के अंदर कवर होता है। और जिनका सिर्फ और सिर्फ नुक्ता नज़र, यानी जो बिजनेस पर्सनस बैठे हुए हैं या एक ऐसा बंदा जिसके पास सेल टैक्स की बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए सेल टैक्स मास्टरी का भी स्पेसिफिक कोर्स है। देन वी हैव आईडीटी, अनदर सिस्टर कंसर्न, इससे हम कुछ डिजिटल ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे होते हैं, और मल्टीपल कोर्सेज आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन हर एक स्किल सेट की मार्केट के अंदर डिमांड है। इससे आगे चले जाएं, और इसमें इनफैक्ट यहाँ पे एक जो है ना, मैं आपको बताता हूँ बस, मेटा मास्टर, या आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें। देखिए आप लोगों के पास एक ही है कि आप ये स्किल सेट ले रहे हैं, और 4 महीने के बाद आप 60-70% आपका लर्निंग कर्व जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। मैं 100% नहीं कहूँगा, वंस अगेन इट डिपेंड्स आप किस इंटेंट के साथ आते हैं। इसमें आपका पैशन, आपकी कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सिर्फ हमें पैसे दे देने से नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कितना डेडिकेशन के साथ इसको लेके चलते हैं। अच्छा, चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब आपको प्रैक्टिकली चीज़ें आती भी हैं। क्लाइंट आपके पास ऐसे नहीं आएगा इनिशियली, एक आपकी जो नेटवर्किंग है वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेगा, दूसरा आपको उसके लिए कोई स्ट्रेटजी डिफाइन करनी पड़ेगी। जितने भी सर्विसेज वाले बिजनेसेस हैं, हम भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका पैगाम किसी तक पहुंचेगा नहीं, जब तक आपकी एक्सपर्टीज, आपके स्किल सेट को किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो आपसे कैसे सर्विस लेने आएगा? ठीक है, आजकल सिनेरियो तो ये है कि आप शहर में रह रहे हैं, आपके मोहल्ले में जो है साथ वाले घर में कौन सा प्रोफेशनल रहता है, उसका क्या प्रोफेशन है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पोर्टफोलियो है, आईसीटी मेन हमारा ब्रांड नेम, और उसके साथ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग है जहाँ से कुछ आईटी की ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। ट्रोसिनवा टैक्स सोल्यूशन हमारी यूएसए के अंदर एंटिटी है जहाँ से हम यूएसए में सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। एंड वी हैव मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, ये हमारा लाइजोन है बेसिकली नेवटेक के साथ, आप लोगों ने सुना होगा नेवटेक के बारे में भी, तो वहाँ से हमारे पास कुछ डिफरेंट ट्रेड्स हैं। वालेकुम अस्सलाम। जो जहाँ से हम नेवटेक की ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं। बशारत अली एंड कंपनी जो है ये हमारी एक फर्म है जहाँ से हम लीगल कॉर्पोरेट की सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। हेयर यू गाइस हैव योर ट्रेनर प्रोफाइल। जनाब खुरम शहजाद असलम साहब, आप में से आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने इनको सुना भी होगा। ठीक है, इनका यूट्यूब के ऊपर एक अपना चैनल है, एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी टैक्स के ऊपर, ये अक्सर बात करते नज़र आते हैं वहाँ पे, अपने व्लॉग्स पोस्ट डिफरेंट जो है वो डालते रहते हैं, ठीक है, वीडियोस। तो खुरम साहब जो है, और खुरम साहब रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार के साथ भी एसोसिएटेड हैं, मल्टीपल डिफरेंट ट्रेनिंग्स की डोमेन के अंदर इन्वॉल्व हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना जो एक डिटेल तारफ़ है ना वो आपको खुद ही करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ये बात मैं आपको बता देता हूँ वसूख के साथ,
ही इज़ अ वेरी ऑक्यूपाइड पर्सन, और हमने हमारे साथ एक उनका चूंकि ताल्लुक है, फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके जो है ना वो खुरम साहब से टाइम लिया है। तो इससे आगे ये है कि आप लोगों को खुरम साहब लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। और आज का जो ये हमारा सिलसिला है, मैं रास्ते में आते हुए ये सोच रहा था कि टैक्स का जो भी बंदा काम सीखना चाहता है या काम करना चाहता है, ये बैच उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा टाइमिंग के हवाले से। क्योंकि जब तक हमारा बैच ऑलमोस्ट 80-90% तक हम कोर्स कवर कर चुके होंगे, तब तक आपका जुलाई के बाद फाइलिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। और ये मौका मतलब तमाम कंसल्टेंट्स को ना साल में एक दफ़ा मिलता है, 2-2.5 महीने का वो जो आपकी वो विंडो होती है, उसी में मैक्सिमम हो सकता है बहुत से आप में से बैठे हुए लोग फाइलर हों, आपकी फैमिली में से लोग हों। तो जैसे ही आप फ्रेशली यहाँ से जो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे सीखेंगे, और वो फिर प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करने का भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह उस पे। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रो है, वो ज़्यादा लंबा नहीं जाते इसमें। खुरम शहजाद नाम है मेरा, और मैं पिछले तकरीबन 10 साल से इधर ही पिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ITP अथराइज प्रैक्टिशनर हूँ, FBR की तरफ से भी, LLB और ICMA फाइनलिस्ट हूँ। और जैसे आमिर ने आपको पहले बताया कि एक बॉडी है इधर ही पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, तकरीबन 1100 मेंबर है हमारा उसमें, रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन। तो वो एक जुमला रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉर्ट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, इसके अलावा लॉयर्स हैं, ITPs हैं। और उसका काम यही है कि हम टैक्स एजुकेशन के ऊपर, टैक्स अवेयरनेस के ऊपर, और इसके अलावा हमारे डेलीगेशंस जो हैं वो FBR जाते रहते हैं, कोई भी मसला मसाइल हो टैक्स पॉलिसी के ऊपर। तो आप समझें कि एक आवाम की आवाज़ है वो। आप दोस्त जो भी आगे परसू करना चाहे, ये जो पिंडी आपका है, RTO रावलपिंडी, इसके बिल्कुल बैक साइड पे उनका ऑफिस है। तो अगर आप प्रोफेशनली इस प्रोफेशन को परसू करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनकी मेंबरशिप लें। और वहाँ पे हमारे सेमिनार्स वगैरह भी कंडक्ट हम करते रहते हैं। तो पिछले 2 साल जो है वो अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी वहाँ पे सर्व किया। और बाकी टैक्स अवेयरनेस के ऊपर मैं खुद भी काम करता हूँ। आगे चल के आपको अपना यूट्यूब चैनल भी दिखाऊंगा, और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो पिछले 5-6 साल से हमारी भी कोशिश होती है कि फ्री में जितना हम टैक्स अवेयरनेस के ऊपर काम कर सकें वो भी हम कर रहे हैं। ये हमारा है जी लास्ट, वही जो मैंने आपको बताया कि रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है मेरा। तो चूंकि मेरे पास फाइनेंस था तो ज़ाहिर है अकाउंट प्रेजेंट करना, तो ये 2 साल का ये एक्सपीरियंस है। इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का भी हम करवाते रहते हैं डिफरेंट फर्म्स के साथ। और इस वक्त जो है ये हमने एक ट्रेनिंग की थी पिछले दिनों पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ, फिर ICMA के साथ मैंने ट्रेनिंग करवाई है। इसके अलावा ये हमारी अपनी बार की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो वहाँ पे भी मैं SECP और टैक्स के मैटर्स के ऊपर जो है वो टैक्स अवेयरनेस सेशन वगैरह करता रहता हूँ। ये हमारा वही जो मैंने आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहा, टैक्सेशनिस्ट कारपोरेट कंसल्टेंट्स के नाम पे हमारे हैंडल्स हैं, जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि तकरीबन अब 39,000 के करीब हमें मेरी फॉलोइंग वहाँ पे है, लोग आते हैं और मिलियंस में व्यूज़ हैं। इसके अलावा तकरीबन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको इस हवाले से जो काम है वो आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, टैक्स है ये तो थोड़ी सी बोरिंग थ्योरी है, बट हम थोड़ा प्रैक्टिकली बात करेंगे। आपको भी पता है कि इस वक्त टैक्स की डिमांड है, आप लोगों का यहाँ पे मौजूद होना, और तकरीबन 90 के करीब हमें लोग इस वक्त सेशंस को ज्वाइन किए हुए हैं ऑनलाइन। तो ये इस चीज़ का गवाह है कि लोग इस वक्त फील कर रहे हैं कि ज़रूरत भी है और नीड भी है इस चीज़ की। क्योंकि यही जो टैक्स का मामला है, आपको भी पता है कि जिस जिस तरह हमारा IMF के साथ लोन बढ़ रहा है, हमारे ऊपर सेंक्शंस बढ़ती जा रही हैं, हमारे ऊपर टैक्स की कंप्लायंस बढ़ती जा रही है, हमारे ऊपर नए तरह के टैक्स, जैसे भी आपने सुना होगा सुपर टैक्स, वो जो है वो फेडरल कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, अब वो भी लगना शुरू हो गया है लेवी उसके ऊपर। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि अब हमारा ये हो रहा है कि टैक्स किट ही नहीं बढ़ रही, हमारा वो जो टैक्स का बास्केट है वो नहीं बढ़ रहा, कोई नई कंपनीज नहीं आ रही, कोई नया सेक्टर्स नहीं पाकिस्तान के अंदर उस तरह से खुल रहे, लेकिन हमारे ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि जो एग्जिस्टिंग हमारी टैक्स बेस है, गवर्नमेंट हर आए रोज उसी के ऊपर कोई ना कोई नया से नया टैक्स जो है वो लगाती रहती है। दूसरी, टैक्स की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें, जितने भी कंट्री, इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी हैं, तो वहां पे भी टैक्स की रिक्वायरमेंट बहरल रहेगी। एज अ टैक्स मैन अगर आप सोचें, एज अ टैक्स प्रोफेशनल अगर आप देखें, तो इस शोबे की जो रिक्वायरमेंट है वो कभी कम नहीं होगी। अब ये अगर आप यही देख लें कि पैसा अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर कहाँ से आता है, तो ये जस्ट मैंने
जैसे यहाँ पे अगर देखें कि 21% जो पैसा है वो इनकम टैक्सेस से आता है। ये रफली मैंने लास्ट बजट के फिगर्स आपके सामने रखे हैं। सेल्स टैक्स के थ्रू, जीएसटी जिसे हम कहते हैं, तकरीबन 15%। कस्टम ड्यूटी और एफईडी जो चार्ज होती है, इसके अलावा जो बारोइंग्स हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 17% है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी टैक्स इकोनॉमी के अंदर अकॉर्डिंग टू द लास्ट बजट, वो टैक्सेस ही हैं। तो ये टैक्स की बेसिकली एक इम्पॉर्टेंस आप देख रहे हैं कि कितना अहम है टैक्स को पढ़ना भी और इसकी प्रैक्टिस करना भी। नेक्स्ट आप ये देखें कि अगर आप जो इन्होंने कहा था कि तकरीबन 14 बिलियन का टैक्स टारगेट था इस साल के लिए, ये जून तक उन्होंने फोर्सी किया था लास्ट ईयर, उसमें आप देख रहे हैं कि तकरीबन वो उनका ख्याल ये था कि 49% इनकम टैक्सेस से पैसा हम इकट्ठा करेंगे। फिर इसी तरह सेल्स टैक्स 34% है। कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो जितनी इंपोर्ट वगैरह के ऊपर आपको पता लगाते हैं लोग, 11% हम कर रहे थे कि 14 बिलियन का तकरीबन 11% हम वहाँ से कलेक्ट करेंगे। और इसी तरह एफईडी जो है वो तकरीबन 6%। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर टैक्सेस की जो इम्पोर्टेड है, और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट का ज़ाहिर है कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर जो गवर्नमेंट का है वो टैक्सेस ही है। टैक्स के ऊपर एक हैवी रिलायंस है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी इकोनॉमी का। तो उस वजह से इंक्रीजिंग टैक्स रिफॉर्म्स और डिजिटलाइजेशन है। आपने देखा होगा आजकल वो डिजिटल इनवॉइस जो लोग मार्केट के अंदर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अब उन्होंने ये कहा है कि हर रजिस्टर्ड बंदा रियल टाइम के अंदर अपनी इनवाइसेस जो हैं, अपनी सेल्स जो हैं, जैसे बार कोड के थ्रू आप कोई भी स्कैन करता है तो वो रियल टाइम में रिपोर्ट करेगा एफबीआर को। अब इसमें एफबीआर कितना सक्सेसफुल होता है, लेकिन एफबीआर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि हम मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। तो अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैक्सिमम जितने बिजनेस भी आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आएंगे, वहां पे आपको एक डिजिटल सिस्टम एफबीआर का कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद कंप्लायंस, जैसे मैंने आपको कहा, और एडवाइजरी सर्विसेज जो हैं। अब आपको भी पता है कि जो लोग टैक्सेस का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, ना सिर्फ इस वक्त लोकल टैक्सेस की आपकी रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल टैक्सेस की इक्वली रिक्वायरमेंट है। मेरा चूंकि जैसे मैंने वो पीछे इंट्रो में बताया नहीं कि मैं मतलब केपीएमजी, डब्ल्यूटीएस ग्लोबल और डिफरेंट इंटरनेशनल और एमएनसीज जो मल्टीनेशनल हैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो वहाँ पे आप यकीन कीजिए एक बहुत बड़ा चंक है जहाँ पे आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर जो इंटरनेशनल डीटीटीज होती हैं, डबल टैक्सेशन ट्रीटीज जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ आपकी चल रही होती हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवाइजरी का काम आता है। इवन आप ये देखें कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस केपीएमजी के साथ है, तो उनके पास एक थर्ड डिपार्टमेंट है पूरा एडवाइजरी का, जो कि बिजनेस को सिर्फ टैक्स के ऊपर नेशनली या इंटरनेशनली वो सिर्फ एडवाइस करता है। नेक्स्ट है डिमांड इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। वो आपको पता ही है कि हर इस वक्त मैं एक कॉन्सेप्ट कहता हूँ कि पहले लोगों को अकाउंटेंट चाहिए होता था, इस वक्त लोगों को टैक्स अकाउंटेंट चाहिए। एक ऐसा अकाउंटेंट जिसकी जो है वो अकाउंट और फाइनेंस की एक्सपर्टी तो हो ही, लेकिन साथ में उसको बेसिक टैक्सेस जो है एटलीस्ट इतने टैक्स उसको आते हों कि वो इंटरप्राइज लेवल के ऊपर अपनी रेगुलर फाइलिंग मैनेज कर सके, छोटा मोटा कोई नोटिस है तो उसको वो मैनेज कर सके, और रेगुलर बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है, चलान क्रिएट करना, विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, एडवांस टैक्सेस हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे टास्क हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के ऊपर टैक्स काटना है, रेंट के ऊपर आपने टैक्स काटना है, तो ये जो सारी डिडक्शन है इसको मैनेज कर सके, तो आपको एक बेसिक डिमांड आपको नजर आ रही है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। मैं आपको एक रियल टाइम वाकया सुनाता हूँ। 2 दिन पहले एक दोस्त आया, आईसीएम में क्वालिफाइड है, तो वो मुझे कहते हैं यार मुझे कोई 15 दिन फर्म में लगा लें अपने साथ। रीजन बीइंग कि वो कहते हैं इस वक्त जॉब बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं जिस कंपनी के अंदर हूँ वहां पे मुझे, अब वो कह रहे हैं कि आप टैक्स के भी चीजें देखें, अदरवाइज हम कोई और बंदा देख रहे हैं। तो इस वक्त वो लोग जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड भी हैं, दे आर लुकिंग फॉर और पॉलिशिंग देयर टैक्स रिलेटेड जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, ताकि वो अपनी जॉब को वहां पे सस्टेन कर सकें। बाकी आपको पता है इन हाउस टैक्स एक्सपर्ट, ऑडिट फर्म्स और लीगल एडवाइजरी जितनी भी हैं, अगर आप अपनी स्किल को कर सकते हैं, और सबसे जो बड़ी पावर मुझे इस चीज़ के अंदर लगती है वो ये है फ्रीलांसिंग आपकी। जैसे अगर मैं भी फर्ज करें कि अपनी छोटी सी फर्म चला रहा हूँ, तो मैं भी एक तरह का फ्रीलांसर ही हूँ। तो आप जितने लोग भी इस वक्त आप बैठे हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है, आप अपने आप को अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अच्छा मार्केट कर सकते हैं, तो इस कोर्स के बाद आई होप के इंशाल्लाह आप लोग इनेबल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप उसके अंदर अपनी कितनी एनर्जी पुट करते हैं, कि आप भी अपना टैक्स के अंदर जो, जैसे इन्होंने कोर्स का नाम भी रखा हुआ है कि सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज ए सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। कोर्स
ये आउटलाइन जैसे कि मैंने आपको पहले की। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूंगा दोस्तों से कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम एंड पे, मैं इसलिए जल्दी से इसको गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि हम इंटरेक्टिवली आप दोस्तों की भी बात सुने और जितने लोग ऑनलाइन भी हैं उनके क्वेश्चंस के भी हम ऑनलाइन आंसर कर सकें। अच्छा, ये सीटीए का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इंक्रीजिंगली कंप्लायंस है उसको बेसिकली ये कोर्स जो है वो कम्प्रिहेंसिवली कवर करेगा। नंबर वन, इसमें आप देखेंगे कि हम बेसिक फाइलिंग के ऊपर काम करेंगे। उसमें इनकम टैक्स की फाइलिंग्स के ऊपर भी बात होगी, सेल्स टैक्स के ऊपर भी की जो फाइलिंग है। इसके अलावा मेरी जो मुझे इंस्ट्रक्शन है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपने बहुत ज़्यादा थ्योरी जो है वो इंटेंसिव नहीं करना। तो इसमें फिर आप लोगों की जिम्मेदारी ये बढ़ जाएगी कि मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आपको रूल्स रेगुलेशंस शेयर करता रहूंगा पीडीएफ के अंदर, वो स्टडी आपने खुद करने हैं। क्योंकि अगर हम इसको उस तरफ थ्योरेटिकल भी इसका पार्ट हम लेके चलेंगे और सेक्शन बाय सेक्शन अगर हम स्टडी करना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ 1 साल भी इसके लिए कम है। तो अब अगर हमने इसको 32 या जितने वीक्स का भी हमारा ये कोर्स चलता है इसमें अगर हमने कंक्लूड करना है तो उसमें जहाँ पे मेरी एफर्ट है वहीं पे आप लोगों की भी एफर्ट है कि आपने साथ साथ थ्योरी जो है उसका पार्ट कवर करना है, बाकी गाइड मैं आपको उसमें साथ साथ करता जाऊंगा। अच्छा, प्रोग्राम का जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसका मकसद बेसिकली ये है कि आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स, और हम उसी के ऊपर ही फोकस करेंगे। आज का थोड़ा सा आपको ये ज़ाहिर इंट्रो है और अबाउट द कोर्स, अबाउट मी, अबाउट इंस्टीट्यूट, तो एक जर्नल सी क्लास है। लेकिन अब वेरी नेक्स्ट क्लास से ज़ाहिर है हम बिल्कुल पोर्टल पे शिफ्ट करेंगे आपको, यहाँ से एफबीआर का पोर्टल खोलेंगे, वहाँ से जो बेसिक स्किल्स आपकी हैं वो साथ साथ हम यहाँ पे रिटर्न्स जो हैं वो आपको फाइल करके प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाना स्टार्ट करेंगे। दूसरा लीगल अंडरस्टैंडिंग है। अब जाहिर है जैसे मैंने आपको पहले गुजारिश की कि मेरा मकसद आपको गाइड करना है उसमें, जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स के जो जितने टोटल सेक्शंस हैं उसमें से जो ऑपरेटिव सेक्शंस होते हैं वो हार्डली कुछ 40 से 45 सेक्शन है जो रोज़मर्रा आपकी प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो मेरा फोकस ये होगा कि बजाय इसके कि आपको वो तमाम रूल्स और रेगुलेशन पढ़ाने से बेहतर है कि जैसे कि सैलरी है, अब सैलरी इस हाल में बैठे हुए हर बंदे का कंसर्न है, उसकी टैक्सेशन कैसे होती है। अब सेक्शन 149 उसको डील करता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। एडवांस टैक्स के नोटिस हर क्वार्टर और जितनी भी आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको हर महीने आते हैं कि आपने एडवांस में टैक्स जमा कराना है, सेक्शन 147 उसको डील करता है, उसका पढ़ना हमें ज़रूरी होगा। इसी तरह सेक्शन 155 है, रेंट के ऊपर जो टैक्स आपने डिडक्ट करना है, कैसे वर्किंग करनी है, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो कहने का मकसद ये है कि हम वो जो आपके 247 या 250 सेक्शंस प्लस रूल्स और बहुत लंबा चौड़ा जो एक पूरा किताबचा है वो हम नहीं पढ़ेंगे, बट उसमें से जो चीदा चीदा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट होंगे उसको हम यहाँ पे थारोली एक दफ़ा देख भी लेंगे और बाकी आपके लिए वो होगी। नेक्स्ट है हैंडलिंग इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कॉर्पोरेट कंप्लायंस। तो रेगुलर बेसिस पे कितनी किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं एक बिजनेस को फाइल करनी होती हैं, मंथली कितनी कौन सी करनी है, क्वार्टरली कौन सी करनी है, एनुअल कौन सी करनी है, तो वो भी साथ साथ हम, और इसमें तीनों सेक्शंस मतलब इनकम टैक्स का भी हम देखेंगे, उसके बाद सेल्स टैक्स का भी हम देख लेंगे और साथ कॉर्पोरेट जो एससीसीपी से रिलेटेड आपके मैटर्स होते हैं उसमें जो एनुअल कंपनीज को अपनी फाइलिंग करनी होती है वो भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर डिटेल में देखेंगे। कोर्स ड्यूरेशन जैसा कि आपको बताया गया है कि 16 वीक्स है, तो तकरीबन 32 क्लासेस बन जाती हैं ये। और बाकी मोड ऑफ डिलीवरी इस वक्त आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए तो ये ज़ाहिर इन पर्सन है, बाकी ऑनलाइन भी हमारे साथ दोस्त बैठे हैं। बाकी बाईलिंगुअल है और बाकी एलएमएस सपोर्ट एक्सेस है, क्विजेज हैं, सेशंस हैं और रियल टाइम केस स्टडीज़ हैं। तो वो जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, जो टॉपिक आज क्लास के अंदर डिस्कस होगा उससे रिलेटेड मैं इंकरेज करूंगा आप तमाम दोस्तों को कि अपने रियल लाइफ जितने भी सिनेरियोज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस इस क्लास को वैल्यूएबल करेंगे। मैं तो अपनी तरफ से 2-4 एग्जांपल्स डेफिनेटली लेके आऊँगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, लेकिन मैं इनकरेज ये करूँगा कि जो लोग भी प्रैक्टिस के अंदर हैं, पीछे मुझे कुछ लॉयर दोस्त भी नज़र आ रहे हैं बैठे हुए, तो वो जितने भी दोस्त हैं वो उनके पास रियल टाइम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जब आप डिस्कस करेंगे तो हमारे साथ ऑनलाइन और फिजिकल बैठे हुए लोग उनका भी इसमें बेनिफिट होगा। कोर्स ऑब्जेक्टिव सिंपल हम मेरे ख्याल इसमें कर चुके हैं कि कोर्स के बाद आप कोशिश करेंगे कि आप जितने भी टैक्स लॉज हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं उसको इंटरप्रेट कर सकें, अपनी फाइलिंग को मैनेज कर सकें और हैंडल कर सकें किसी किस्म का भी अगर कोई टैक्स से रिलेटेड कोई इशू आपको आ रहा है। और बाकी आपने कोई रजिस्ट्रेशंस करनी है, जैसे आपको पता है एनटीएन बनाना, कंपनी का एनटीएन कैसे बनाया जाता है, अगर कंपनी आपने एससीसीपी के अंदर रजिस्टर करनी है, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो कैसे होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे रियल टाइम में आपको करवाएंगे। बाकी है नोटिसेस का, तो ज़ाहिर है नोटिसेस की तादाद अगर मैं देखूँ तो इसके ऊपर वैसे बाय द वे मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस भी हैं कि हाउ टू हैंडल द नोटिस,
हाउ टू टैकल द नोटिस, नोटिस क्यों आते हैं, उसकी क्या रीजंस हैं। वो तकरीबन आधे से मेरे ख्याल है पौने घंटे का वो हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है ऑलरेडी भी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मेजर नोटिस हैं, यानी कि 4 से 5 टाइप ऑफ नोटिस हम इनकम टैक्स को देखेंगे। जैसे ऑडिट का नोटिस आ जाता है, जैसे विदहोल्डिंग का नोटिस आ जाता है, तो उसको कैसे क्यों आता है, उसके क्या खदोखाल हैं, सेक्शन को जाके पढ़ेंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद है जी अंडरस्टैंडिंग द टैक्स इम्प्लीकेशन। उसमें एक उन्होंने एक आखिर पे जैसे फ्रीलांसर्स के लिए रखा हुआ है मॉड्यूल 7 के अंदर, अंडरस्टैंडिंग द टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर फ्रीलांस इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ई कॉमर्स बिजनेस। तो ये एक सेक्टर को तो हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे, बाकी इन जनरल जो आपके दोस्तों के सवाल होंगे वो इंशाल्लाह उसी वाले से हम साथ साथ वो भी लेते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे मॉड्यूल की बाइफिकेशन है कि फर्स्ट मॉड्यूल फिर इस तरह 1 to 7 जो है वो मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। नंबर 1 जैसे आपको पता है कि आयरिस सिस्टम मास्टरी इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है। इसमें ज़्यादातर हम जो सीखेंगे एफबीआर के जो ई पोर्टल्स हैं उसके ऑपरेशंस क्या क्या हैं। उस मॉड्यूल्स में एंड टू एंड जो है हम कवर क्या करने जा रहे हैं कि अगर आपका कोई अकाउंट है जिसमें पासवर्ड अगर आपका कोई गुम हो गया है तो आप एफबीआर के पोर्टल से जाके पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं। मोबाइल ईमेल या किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपने अपनी एफबीआर प्रोफाइल के अंदर, अगर प्रोफाइल यानी कि आपका क्रिएटेड है, अब उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल या एड्रेस या कोई भी चीज़ आप पर्टिकुलर चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन हम जाके कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे लाइव डेमो आपको देंगे। एडिंग ए न्यू बिजनेस, अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। चेंजिंग द बिजनेस एक्टिविटी, आप पहले एक काम कर रहे थे, अब उसके अंदर उस काम को आगे बढ़ेंगे। मेरे फर्ज करें पहले आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और साथ साथ आप अगर रिटेल के अंदर जाना चाहते हैं तो आप वो रिटेल की कैटेगरी कैसे अपने बिजनेस के अंदर ऐड करेंगे। फिर कन्वर्टिंग एनटीएन है फ्रॉम सैलरी टू बिजनेस। अगर आपका एग्जिस्टिंग एनटीएन आपने शुरू में रजिस्टर अपने आप को एज ए सैलरी पर्सन करवाया था तो नेक्स्ट आपने उसको बिजनेस के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर एम्प्लॉयर डिटेल आपकी, और इसके अलावा इंश्योरिंग डेटा एक्यूरेसी एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ द कंप्लायंस। तो आपने ये सीखना है कि किसी का भी अगर लॉगिन आईडी हमारे पास है तो उसके पोर्टल के अंदर लॉगिन करने के बाद हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि कोई नया नोटिस आया नहीं आया, या नोटिस का रिप्लाई वगैरह आपने कैसे करना है। अच्छा जी, ये हमारा मॉड्यूल 1 था जिसमें मेजरली हमने इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ कि हमने पोर्टल्स के बारे में पढ़ा कि पोर्टल्स को आपने कैसे लेके चलना है। नेक्स्ट मॉड्यूल 2 है, इसके अंदर इनकम टैक्स प्रैक्टिकल लॉ एंड एप्लीकेशन हम मेजरली स्टडी करेंगे। उसमें जो सबसे पहला पार्ट है लीगल फ्रेमवर्क का। लीगल फ्रेमवर्क में आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स, के जो इनकम टैक्स का कानून है हम मोटा मोटा देखेंगे कि उसको पढ़ते कैसे हैं, उसके अंदर चार्जिंग सेक्शन कहाँ पे हैं, रेट्स कहाँ पे हैं। इसके अलावा ऑडिट के कौन कौन से सेक्शंस उसके अंदर हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, वो ओवरऑल एक जाहिर है वो इन डिटेल्स नहीं होगा बट हम एक ओवरव्यू आपको उस हवाले से भी देंगे। रूल्स क्या हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद रीडिंग इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द टैक्स स्टैट्यूट्स। तो आप हम उसको पढ़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हम रियल बेस्ड सिनेरियो के ऊपर उसको कैसे अप्लाई करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें हम इंडिविजुअल एओपी कंपनीज और एनजीओ, और मेरे ख्याल है आपका तकरीबन 99% रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कवर हो जाती है, तो वो हम देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के साथ साथ जो लोग बड़ी एमएनसीज के अंदर यहाँ काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, या जिनका इंटरेक्शन है, वो ये समझते हैं कि जब आपकी ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से यूएस कोई चीज़ जा रही है या यहाँ से आपकी यूएई जा रही है तो वहाँ पे 2 से 3 मुल्कों के कवानीन इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब उस ट्रांजैक्शन के ऊपर पाकिस्तान का कितना टैक्स बनता है, यूएस ने कितना टैक्स लेना है, कैसे लेना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो कैसे वर्क करती है, और डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स जो है डीटीएस ये कैसे काम करते हैं, उनकी वर्किंग और जो क्या मॉडस ऑपरेंडी है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन रेजिडेंट आपको पता है एक बहुत बड़ा चंक है पाकिस्तान का जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं, तो उनको हमने किस तरह डील करना है, उनकी टैक्सेशन कैसे डील होती है, वो हम डिटेल में ये लीगल फ्रेमवर्क जो है इस पार्ट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। बोर तो नहीं आप लोग हो रहे, मैं थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि इसमें ये है कि थोड़ा सा वो है कि कवर हो जाए एक दफ़ा और फिर हम नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकली उसको लेके चलेंगे। टैक्स कंपोटेशन एंड फाइलिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इस वक्त आपकी 60-70% जो है वो टैक्स का इसी के गिर्द घूमता है। क्यों? क्योंकि टैक्स प्रोसेस के अंदर पहला काम ही फाइलिंग है। आपने अगर ठीक फाइलिंग की है तो वो लीड करेगी नोटिसेस तक। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी थी नहीं की, किसी की सैलरी गलत डाल दी, किसी की इनकम कम दिखा दी, ज़्यादा दिखा दी,
आपने कोई बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ अपडेट करनी थी, आपने नहीं की, तो डेफिनेटली या कोई गिफ्ट आपने लिया उसको प्रॉपर तरीके से आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अब ये वो सारी ट्रांजेक्शन हैं जो रियल टाइम है, और इसी से रिलेटेड हमें प्रैक्टिकली जो है ज़्यादातर नोटिस आ रहे होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी फाइलिंग जितनी आपकी बेहतर और फाइन होगी। सबसे ज़्यादा कंसल्टेंट्स की, कल भी मुझे कॉल है, नाम नहीं लेता, वो कहता जी वो फाइनल इनकम थी तो वो कंसल्टेंट ने मरवा दिया, गलत फाइल कर दी हमारी, तो अब नोटिस आ गया है तो ठीक ठाक टैक्स लग गया है, तो अब इस पर क्या रेमेडी हो सकती है। ये जो है ना, ये जैसे वो कहते हैं ना कि अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो इनवॉइस या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं, और वहीं से आगे अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है। तो इसी तरह टैक्स के अंदर भी ये जो फाइलिंग का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बंदे का केस लेना, सुनना, और उसको फिर डिवाइस करना कि यार इसमें सैलरी की मद में कितनी इनकम है, बिजनेस और प्रोफेशन में कितनी है, प्रॉपर्टी में कितनी है, कैपिटल गेन में कितनी है, अदर सोर्सेज में क्या है, और इसके बाद रिजीम्स हैं, और वो भी थोड़ा सा हम देख लेंगे कि फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है, मिनिमम टैक्स रिजीम क्या होती है, एडजस्टेबल टैक्स रिजीम नहीं होती है। बोरिंग नहीं होना ये बिल्कुल, मैं मतलब बाउंसर्स फील हो रहे हैं थोड़ा, लेकिन ये ऊपर से जाएंगी चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अलाउेबल डिडक्शंस, यानी कि लॉ के अंदर, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, कल बल्कि हमने इस पर एक वीडियो भी की थी कि जी एओपी का पार्टनर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसे कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म जिसको कहते हैं, उसका पार्टनर है जी, उसने तनख्वाह ली है। अब मुझे ये बताएं कि ये टैक्स के अंदर ये जो खर्चा उसने किया है, क्या इसकी इजाज़त है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अलाउएबल डिडक्शन। ऐसा खर्चा या ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस जब भी आप बनाते हैं, कोई अकाउंटिंग के लोग अगर आप बैठे हैं, तो साल के एंड पे इनकम होती है, उसके नीचे हम खर्चे डालते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकल के आता है। मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर एक कंपनी के बीसीओ किस्म के खर्चे हैं, लेकिन उसमें से अलाउएबल कितने हैं कानून की नज़र में, उसका क्राइटेरिया हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद जब भी आप किसी भी कंपनी की रिटर्न कर रहे होंगे, किसी की अकाउंट्स फाइनल कर रहे होंगे, तो आप उस कानून या उस असूल को मद्देनजर रखेंगे कि क्या ये खर्चा अलाउएबल डिडक्शन है या नहीं है। अच्छा, फिर टैक्स क्रेडिट्स की बात हो रही है। टैक्स क्रेडिट ऐसी चीजें होती हैं जी कि जिसके ऊपर जब भी आप कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करें, जैसे आपने ज़कात दी, ठीक है, तो जब आप ज़कात पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स के अंदर, पेमेंट के अंदर फायदा हो जाता है। आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आपने बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट जो है इस इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ टैक्स के अंदर फायदे देती है, उसको टैक्स क्रेडिट्स हम कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, कितना वो हम डिटेल में इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर एग्जाम्पशंस हैं, जैसे कि मोटी सी एग्जाम्पशन में आपको एक बता देता हूँ कि फॉरेन रेमिटेंस है। अब फॉरेन रेमिटेंस जो है, अगर वो उसके पूरे असूल जो सेक्शन 111 में बताए गए, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, तो उसके ऊपर किसी किस्म का जो टैक्स है वो नहीं होता। अब वो एक तरह से क्या है कि इनकम तो है, बट वो टैक्स के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि टैक्स के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एग्जेम्प्ट है। तो ये एग्जाम्पशंस का जो पार्ट होगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारा। फिर विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, जो आपको पता है हर जगह इसको कहते हैं डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जब भी आपको पता है बैंक से आपको प्रॉफिट आता है, अगर आप अपनी स्टेटमेंट देखें तो वहां पे वो साथ ही 15% टैक्स भी कटा होता है। यानी कि कोई भी ऐसी इनकम जब वो आपको मिले उससे पहले देने वाला उसमें से टैक्स काट लेता है। इस पूरे प्रोसेस को हम विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। फिर इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, गाड़ियों का टैक्स है, मोबाइल फोन के ऊपर आपका टैक्स कट रहा होता है, इंपोर्ट होती है वहां पे टैक्स कट रहा है, सैलरी पे टैक्स है, रेंट पे टैक्स है। तो वो हम पूरे फिर सेक्शंस इन डिटेल्स पढ़ेंगे कि विद होल्डिंग जो है वो किन सेक्शन में है, उस पर क्या रूल्स हैं, कैसे करनी है, जमा कैसे होगी, वो सारा डिटेल्स के अंदर। फिर पेनल्टीज हैं और प्रोसिक्यूशंस हैं, जैसे बिजनेस सील कर दिया आके एफबीआर वालों ने, आपके बैंक से आके डायरेक्ट पैसे निकाल के ले गए वो। तो इस तरह के भी जो मामले हैं वो सारा डिटेल्स में हम इंशाल्लाह, सेक्शन 182 इसको डील करता है। तो वो मैं यहाँ से बस आपको टेबल दिखा दूंगा, बाकी वो पढ़ना ही होता है बैठ के कौन सा गलत काम मैं करूँगा, उसके क्या हदूद है, उसमें मेरे सालाना कितनी पेनल्टी मेरे ऊपर लग जाएगी। तो ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आगे जो हमारा पार्ट है मॉड्यूल 2 का, उसमें है कंप्लायंस एंड लिटिगेशन। तो मुकदमाबाजी जी, अगर आपको एफबीआर को ये लगता है कि जो रिटर्न आपने फाइल की वो गलत थी, या आपने कोई इनकम छुपाई है, या टैक्स कम दिया है, या कोई टैक्स फ्रॉड आपने किया हुआ है, तो जाहिर है आपको फिर नोटिस आ सकता है, आपको बुलाया जा सकता है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो उस मामलात को डील करता है। इसमें फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स को हम डील कर लेंगे। रिस्पॉन्स टू द डिपार्टमेंटल नोटिस, आपको जो आते हैं, तकरीबन जितना टैक्स पेयर है जिंदगी में कभी ना कभी उसको, क्योंकि एफबीआर के अंदर आपको पता है कि बैलेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर सेलेक्ट करता है।
कंप्यूटर को वो बता देते हैं कि हाँ जी, जिन लोगों ने पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा कम इनकम शो की है उनको पकड़ लें। तो वो फिर ज़ाहिर है उसमें फ़िल्टर लगे होते हैं, वो ज़ाहिर है आजकल वो एआई का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से वो बंदे शार्ट आउट होते हैं, शार्ट आउट होने का वो कहते हैं जितने ब्यूटी पार्लर्स हैं शहर में वो कंप्लाई ठीक नहीं कर रहे, उनको नोटिस भेज दिया जाए। तो मतलब इस तरह करके वहाँ पे उनका क्राइटेरिया होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि टैक्स जो है वो चोरी हो रहा है। तो जैसे पिछले दिनों आईटी कंपनी के ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये इस वक्त जितनी आईटी कंपनीज हैं ये रियल में आईटी कंपनीज नहीं हैं, ये बेसिकली जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं। तो उन्होंने फिर आईटी के ऊपर ज़रा हाथ सख्त कर दिया। तो जितनी आईटी कंपनीज जिन सारों को बुलाया, उसका चेक किया गया, जेनुअनली सर्विस बाहर जाती है, पैसा प्रॉपरली ट्रांसफर होता है, जेनुअन है नहीं है। तो इस तरह के मामला। ऑडिट प्रोसीडिंग हर 5 साल के अंदर जो है वो तकरीबन एक दफ़ा जो अच्छी कंपनी है, अच्छी हेल्थ की कंपनी है, उसका तकरीबन ऑडिट आता है। उसमें वो डिटेल में आपका देखते हैं कि आपने जो सेल डिक्लेयर की, जो खर्चे डिक्लेयर किए, जो आमदन डिक्लेयर की, जो बैंक आपका है, क्या ये सारी चीज़ें सिंक हो रही हैं, आपस में रिकनसाइल हो रही हैं। तो उस हवाले से, और इसके अलावा विद होल्डिंग के नोटिस भी होते हैं। फिर वही बात है, ओरिजिनल और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और उसके बाद आगे अपील का पोर्शन है। जितने भी यहाँ पे लॉ से रिलेटेड लोग बैठे हैं वो आपको भी पता है कि एफबीआर जब भी आपको नोटिस करेगा, नोटिस करने के बाद आपको मौका देगा, आपका वकील या आप खुद जाके डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कराएंगे। ठीक हो गया। आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके सामने रखेंगे। अगर वो टैक्स ऑफिसर आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता है तो ज़ाहिर है वो आपकी फेवर में फैसला दे देगा, और अगर वो आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं कर रहा तो वो आपके खिलाफ फैसला देगा। अब रूल में ये है कि अब इसमें एफबीआर का अगर आपके खिलाफ फैसला आया तो आपके पास अपील का हक है। ठीक है। तो ये जो आगे नेक्स्ट है फोरम ऑफ अपील्स, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कमिश्नर अपील, एपलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। और फिर आगे आजकल उन्होंने पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर उन्होंने अलग से, आपको पता है, वो फेडरल जो है वो कोर्ट भी बना दी, एफसीसी। तो वो भी एक फोरम आप एक नया आपके पास ओपन हो गया है। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि टैक्स के अंदर स्पेसिफिकली कौन कौन से फोरम्स हैं, कैसे अपील होती है, कितने दिन, कितना खर्चा, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो वो हम एक यहाँ पे, और फिर आपको एक सैंपल अपील भी यहाँ पे हम दिखा देंगे, या ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा जो लेटेस्ट हमने कहीं फाइल की हुई किसी फोरम की, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट वगैरह भी उस पर देख सकें। तो दिस इज एंड ऑफ हमारा मॉड्यूल 2 है। तो मॉड्यूल 2 के एंड तक आपने देखा कि हमारे पास जो है ऑलमोस्ट हमने इनकम टैक्स कवर कर लिया था, होगा, यानी कि जब ये ख़त्म होगा हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग्स, नोटिसेज और अपील्स, हम तकरीबन इसमें कवर कर चुके होंगे। विथ होल्डिंग, एडवांस टैक्स और ये वाला पार्ट भी इसमें कवर हो चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट है मॉड्यूल 3। अब ये स्पेसिफिकली आपको पता है कि सेल्स टैक्स, आप देखें स्टोर के अंदर जाते हैं, आप कोई सा भी शैम्पू उठाएं, आपको टूथपेस्ट उठाएं, शू पॉलिश उठाएं, हर जगह आपको जीएसटी लिखा हुआ, लेस का पैकेट उठाएं, आपको हर जगह उसके ऊपर लिखा होता है जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स। तो आज उसका जो रेट, स्टैंडर्ड रेट चल रहा है वो 18% है। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप, और इसके अलावा इसमें काफ़ी बारीकी है। ठीक है, ये तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जनरल रेट 18%, बाकी स्पेसिफिक रेट्स वो हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर ये चार्ज कैसे होता है, इसको हम कहते हैं वैट, वो हम पढ़ेंगे। ये इन्होंने यूके से जो लोग एसीसीए बैकग्राउंड से हैं उन्होंने डेफिनेटली इसका पढ़ा होगा। जो यूके टैक्स है उसके अंदर वैट का कॉन्सेप्ट क्या है, इनपुट आउटपुट टैक्स मैकेनिज्म क्या होता है, रफली जितना खरीदारी पे आपने टैक्स दिया, जितना बेचते हुए आप दे, उसको हम किस तरीके से सेट ऑफ करेंगे, उसमें से कितना टैक्स आपने हर महीने देना है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में यहाँ से एक रिटर्न ओपन करेंगे, कुछ रियल टाइम इनवाइसेस लेके आएंगे, और फिर मैं कोशिश करूंगा किसी क्लाइंट का हम रियल टाइम जो केस है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। जैसा मैंने आपको गुजारिश की पहले कि 18% जो टैक्स का रेट है वो जर्नल है। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स बनाए, जैसे 3rd शेड्यूल आइटम्स हैं, 5th शेड्यूल आइटम्स हैं, 6th शेड्यूल आइटम्स हैं। इन शेड्यूल्स का क्या मतलब होता है और इनकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, और आपने कोई भी, आपके पास अगर रियल टाइम को बंदा आता है कहते हैं जी यार ये मोबाइल है मेरे पास, तो उस पर चेक करें ना गवर्नमेंट की तरफ से कितना टैक्स है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारे शेड्यूल्स पढ़ाने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि चाहे वो कोई सर्विस है प्रोविंस की, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि इंस्टॉलेशन सर्विस है जी पंजाब के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको ब्रीफ ये भी कर देता हूँ कि ये जो टैक्स होता है ये 2 तरह का हो रहा होता है। नंबर 1, गुड्स के ऊपर टैक्स पूरे पाकिस्तान के अंदर फेडरल लेता है। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकली टेंजिबल गुड्स अगर ट्रेड हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स 18% वो फेडरल लेता है। सर्विस के ऊपर 18वीं तरमीम के बाद वो डेवल्यूशन हुई हुई है पावर की, तो वो सूबा ले रहा है।
ठीक हो गया। तो फिर आप ये देखेंगे कि फर्ज करें मैंने इंस्टॉलेशन सर्विस सिंध में दी तो उसका सिंध के हिसाब से रेट लगेगा 13%। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पंजाब के अंदर तो वहाँ पे 16% है। इधर मैं केपी में दे रहा हूँ 15% है, आईसीटी में भी 15% है जो इस्लामाबाद का एरिया है। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेल्स टैक्स का जो पार्ट है वो, और इस काबिल आप हो जाएंगे कि आपके पास अगर कोई रियल टाइम बंदा आता है आपसे एडवाइस लेता है या आप कोई प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि इस सर्विस के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स है, कैसे लगना है, कैसे जमा होना है, कैसे फाइलिंग होगी, तो वो सारा हमारा इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएगा। बाकी इसका भी अगेन जैसे हमने वहाँ इनकम टैक्स फाइलिंग देखी, फिर यहाँ पे हम सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर आएंगे और आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि आपने अगर कोई कंपनी सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर करनी है तो वो कैसे करनी है। और अगर फर्ज करें आपने बिजनेस वाइंड अप कर दिया और उसको डी रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके क्या कवानीन है, कैसे एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल होगी और कैसे आपने जीएसटी नंबर अपना खत्म कराना है कारोबार का, वो भी हम इसी में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मंथली रिटर्न्स फाइलिंग यूजिंग ऑनलाइन पोर्टल्स। वो मैंने पहले आपको गुजारिश की कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने किसी क्लाइंट का यहाँ रियल टाइम 2-3 रिटर्न्स आपके सामने रखूं, 2-3 सिनारियोज रखूं। एक आध हम प्रोवेंस की कर लेंगे, 1-2 रिटर्न्स हम फेडरल की करेंगे, तो उसमें सिंपल से फॉर्म है, इतना मुश्किल नहीं है, तो वो आपको समझ आ जाएगी उसके अंदर। फिर ये है कि इनकम टैक्स अपॉर्शनमेंट कैसे होती है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। तो और उसके बाद फिर ये क्रेडिट नोट्स होते हैं, आपको पता है सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न अगर आपकी हो रही है तो आपने उसको पोर्टल के अंदर कैसे सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, फिर ये है कि एडजस्टमेंट्स हैं, रिफंड्स हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, जाहिर है, तो एक्सपोर्ट के ऊपर आपको पता टैक्स नहीं होता, 0% टैक्स है। प्लीज आमिर, आप सुन सकते हैं हमें? सर आई एम अवेलेबल। ये जरा चेक कीजिएगा कि स्क्रीन के ऊपर। कमिंग सर, कमिंग, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है, बाकी मंथली रिटर्न फाइलिंग होगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एडजस्टमेंट होगी, विदहोल्डिंग टैक्स जैसे इनकम टैक्स में होता है, सेल्स टैक्स में विदहोल्डिंग होता है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, सबसे जो इजी है वो यूएई का टैक्स है, और सबसे ज़्यादा जो स्पैगेटी बनी हुई है वो पाकिस्तान का टैक्स है। इसमें यार ये ज़रा चेक करना क्या इशू आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो अब है क्या कि आपको फिर कि हमने इनकम टैक्स के कानून पढ़ लिए, विदहोल्डिंग क्या होती है इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स में भी यही है। अच्छा, फिर आप मजे की बात ये देखें, ये इतना कंफ्यूजिंग कानून है कि हर प्रोविंस के अलग सेल्स टैक्स का कानून भी अलग है, पोर्टल भी अलग है, रजिस्ट्रेशन भी आपने अलग ही करानी है और डी रजिस्ट्रेशन भी अलग ही करनी है, रिपोर्टिंग भी आपने। अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सिंध में भी काम कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं, बलोचिस्तान में भी कर रहे हैं। इवन अगर आपने एजेके के अंदर जाना है तो उनका भी पोर्टल सेल टैक्स का कानून सब अलग है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर आपने जाना है तो वो भी अलग है। ये अब सब मैं सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स इज अलग, वो कस्टम ड्यूटी का पूरा कानून ही अलग है। कस्टम और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कुछ चीज़ों के ऊपर छोटा सा एक कानून है, फेडरल एक्साइज तो एक्साइजेबल कुछ गुड्स हैं, तो पहले घी उस कैटेगरी के अंदर आता था मिसाल के तौर पे, तो अब वो उसके ऊपर एक्साइज का कानून ही पूरा अलग है, तो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो वो एक एक जो, अच्छा, फिर इसके अंदर आए दिन तब्दीलियां, आए दिन कानून के अंदर हर बजट आता है, हर बजट के अंदर पता लगता है जी वो पहले 4 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट की गई थी, अब इस दफ़ा 6 लाख तक एग्जाम्प्ट कर दी गई है। तनख्वाहदार तबके के ऊपर 12 से 24 लाख तक इतना रेट लग रहा था, अब इतना लगा दिया गया है। तो आपने अगर टैक्स की प्रैक्टिस करनी है तो आपको हर टाइम ऑन टो रहना पड़ता है, हर टाइम आपको नए नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, जो नए कवानीन, नई अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, उससे आपको अवेयर रहना है। अगर आप 6 महीने के लिए भी इस फील्ड से आउट होते हैं तो आपके लिए बिल्कुल अगले 6 महीने फिर उसको दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ता है कि अच्छा यार वो नया कानून आया था, अच्छा वो पहले तो 8% टैक्स लग रहा था, अभी तो वो 5% हो गया है। अच्छा, और फिर मजे की बात आप ये देखें कि मिसाल आपको देता हूँ, ये फूड पांडा वाले सब जानते हैं इसलिए फेमिलियर एग्जांपल दूंगा। अब पंजाब ने कुछ दिन पहले कहा है जी कि फूड पांडा जिस भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाएगा, जितना टैक्स भी बनेगा वो सारा फूड पांडा कलेक्ट भी करेगा कस्टमर से और जमा भी कराएगा। ठीक है। अब जिस बंदे ने के नज़र से ये कानून नहीं गुजरा, वो कोशिश करेगा अगले तरीके से, जैसे पहले 50% चल रहा था उसी तरीके से कानून को लेके चले। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको दी। तो इसी तरह आपको हर वेबसाइट्स के ऊपर, हर अपडेटिंग फोरम के ऊपर, इसके अलावा टैक्स के बहुत ज़्यादा वो हैं ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ती है कि कोई अपडेट ऐसी ना हो जो मिस हो जाए और मेरे क्लाइंट के लिए वैल्यूएबल हो।
अच्छा जी, फिर आगे सस्पेंशन है। अगर आप कोई फ्रॉड करते हैं तो टैक्स वाले आपको सेल्स टैक्स के अंदर सस्पेंड कर देते हैं। मिसाल है, लोग फेक इनवाइसेस का कारोबार करते हैं। मतलब मैं कपड़ा बेचता ही नहीं है और मैं आगे कपड़े की इनवाइसें दे दे के अमीर हो गया हूँ, ठीक है। और बाद में पता चला ना मेरी कोई कंपनी है, ना मैंने कोई प्रॉपर को काम करता हूँ, मैं बस इसी तरह ये सिलसिला चला रहा हूँ, ठीक है। तो या फिर आप ऐसा टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं, तो उस सूरत में इदारे के पास ये राइट होता है कि आपकी कंपनी को सस्पेंड करता है, और अगर आप फिर भी बाज नहीं आते तो आपकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ये कानून कैसे और फिर उसका रिवाइव कैसे आपने करना है। अगर फर्ज करें आपका कोई क्लाइंट है, वो बेचारा ब्लैक लिस्ट हो गया, गलती से हो गया, बाद गलती भी लग सकती है, तो आप गए हैं, फिर आपने किस तरह लिटिगेशन करके, किस तरह आपने मामले को सेटल करके उसके सेल्स टैक्स का जो नंबर है उसकी पोजीशन को रिस्टोर कैसे करना है आपने। तो ये भी इंशाल्लाह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज द एंड ऑफ मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में हम देख रहे हैं आपके इनकम टैक्स मेजरली हम कवर कर चुके होंगे, और सेल्स टैक्स भी हम उसमें जो मोटा मोटा है इंशाल्लाह वो भी हम कवर कर चुके होंगे। अच्छा, मॉड्यूल 4 जो है ये है कारपोरेट से रिलेटेड, यानी कि जितने भी एससीसीपी से रिलेटेड आपके मामलात हैं या बाकी जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपकी जो कंपनी के मामलात हैं वो कैसे होंगे। तो इसमें जितनी भी लीगल एंटिटीज़ हैं उसमें टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज़ हैं। कंप्लायंस और लिटिगेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटर के क्या फीचर होते हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा ना कि कहते हैं जी मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कुछ लोग कहते हैं जी मेरे कारोबार की नेचर क्या है, वो पार्टनरशिप फर्म है। कुछ लोग कहते हैं जी आज नया एससीसीपी ने वो किया हुआ एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इस पर भी बाय द वे हमने वीडियो की हुई है कि आप कोई भी कारोबार पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है, किसके अंदर आपको, क्योंकि एंड ऑफ द डे टैक्स कोई नहीं देना चाहता, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं। हर एक बंदे की यही कोशिश होती है कि पैसे बचा के घर किस तरह लेके जाने हैं। तो अच्छा कंसल्टेंट वही है कि जो आपको आपकी कंपनी के टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपका राइट स्ट्रक्चर बना के आपको दे। यानी कि कानून के अंदर बहुत ज्यादा छूट है, लूप होल्स हैं, लेकिन ये स्मार्ट बंदे को पता है, वो बंदा जिसने अपना वर्किंग पूरी की हुई है। तो फर्ज करें आपके पास कोई आईटी का बंदा तो कहता है मैं आईटी की कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के अंदर भी सर्विस दूंगा, बाहर भी दूंगा। अब आप मुझे बताएं मेरे लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है। एक बंदा है वो मेरी तरह है, उसने उसको शौक चढ़ा है, उसने वो कोई चाय वाला की उसने वीडियो देखी होगी, तो उसने कहा जी कि इस तरह करते हैं, अपना नौकरी छोड़ो काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो अब आ तो गया है काम के अंदर, अब वो टेस्टिंग फेज में, बेसिकली उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है एम्प्लॉयर, बट वो चाहता है यार मैं थोड़ा सा एक छोटा सा स्टार्ट लेता हूँ, चेक करता हूँ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो देन आई विल गो फुल टाइम इसमें ना। अब ऐसे बंदे को कौन सा स्ट्रक्चर सूट करेगा, ये अब आपने जब कानून पढ़ेंगे उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से सजेस्ट कर सकेंगे कि भाईजान आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना बनाएं, हमने बहुत सारी बंद कराई हैं। क्योंकि लोग जो हैं वो एक्साइटमेंट के अंदर कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, वो आते हैं और आते साथ ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खैर से रजिस्टर कर लेते हैं, 10-15 लाख 20 लाख कैपिटल वाली। बाद में पता चलता है कि यार इसकी तो एनुअल खर्चे ही इतने हैं, इतने तो मैं कमा नहीं रहा, फिर वो उस चक्कर में आ जाते हैं सर इसको क्लोज करके दें हमें। तो आपने करना ये है कि क्लाइंट की जो कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको एडवाइस करनी है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो उसके लिए मॉड्यूल 4 का ये जो पार्ट है ये आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह हम उसको उस तरीके से करेंगे कि हम आप लोगों से कहेंगे कि हाँ जी आप बताएं, भाई ये कहेंगे इस लाइन वाले को कहेंगे कि बताएं इनको क्या करना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका कंपटीशन भी आपस में कराएंगे। अच्छा जी, एससीसीपी जैसे मैंने आपको पहले बताया रेगुलेटरी अथॉरिटी है। एससीसीपी जितना भी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी, पब्लिक कंपनीज, इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो इनको जो इस वक्त मैनेज करता है, कंप्लायंस करता है, ओवरसी करता है, वो सारे का सारा इदारा जो है वो एससीसीपी है। तो एससीसीपी का भी इंशाल्लाह हम पोर्टल खोलेंगे, पोर्टल खोल के आपको प्रैक्टिकली यहाँ से कैसे कंपनी नई रजिस्टर होती है, फिर हर साल कंपनी को कौन कौन से फॉर्म जो हैं वो अपडेट करने होते हैं, अगर डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं, कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया, कंपनी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रही है, उसका हेड ऑफिस शिफ्ट हो गया। अच्छा, फिर किस कंपनी को अकाउंट्स जमा कराने हैं, किस कंपनी के लिए ऑडिटर ज़रूरी है, ठीक है, हर कंपनी को ऑडिटर ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। सेक्रेटरी किसको रखना है, ठीक है, लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत किस कंपनी को है। तो वो कानून के पेश नज़र हम देखेंगे कि एससीसीपी के कवानीन, अब फिर इसमें भी वही वही मैं, अब जाहिर है अगर आप पूरा एससीसीपी का देखें जाके वेबसाइट के ऊपर तो इतने ज़्यादा कानून हैं, इतने बड़े बड़े किताबचे हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको हिंट करूँगा, कुछ सेक्शन हम बताएंगे और आपको एससीसीपी के कवानीन को पढ़ने का तरीकाकार बता देंगे। मैंने आपको फिशिंग सिखानी है, ठीक है, बैठ के मछलियाँ नहीं पकड़नी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो फिर प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अच्छा जी, मॉड्यूल 5 है।
जैसा भी आपको पता है, वो पिछले दिनों एक बड़ी वीडियो मजाक का वायरल हुआ था, वो पिंडी से कितने लोग हैं, वो कहते हैं मामू बर्गर और फिर कहते हैं न्यू मामू बर्गर। बट कढ़ाई और न्यू बट कढ़ाई, सही है, हमारे यहाँ जो नाम चल जाता है फिर सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये वो हिस्सा होगा कानून का जिसमें हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी पाक, आईपीओ जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्या रूल्स हैं, आपने अगर किसी का भी कोई मोनोग्राम, लोगो या ब्रांड रजिस्टर करना है ताकि वो डुप्लीकेशन से बच सके, ठीक है, तो वो आपने कैसे बचाना है वो हम देखेंगे, उस कवानीन को देखेंगे, आईपीओ के जो लॉज हैं। उसके बाद चैम्बर, जैसा कि आपको पता है, ये भी जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि एक बहुत बड़ी वॉइस होती है कारोबारी लोगों के लिए, कि कारोबार जो भी चैम्बर के साथ कारोबार रजिस्टर्ड होते हैं वो आगे गवर्नमेंट के साथ लाइजॉन करती है, फिर ये इंटरनेशनल चैम्बर्स के साथ फिर बाहर से डेलीगेशन आते हैं, कारोबार होते हैं। तो चैम्बर का भी एक बेहतरीन रोल है, फिर वो भी हम देखेंगे कि चैम्बर के अंदर रजिस्टर कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। तो इन डिटेल हम मॉड्यूल 5 के अंदर आपने अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और उसके अलावा आपने अपने बिजनेस की वॉइस के लिए चैम्बर कितनी इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन जैसे पिंडी चैम्बर है, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके साथ रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है। तो वो हम लाइव यहाँ से वेबसाइट्स खोलेंगे, उनकी वेबसाइट को भी गो थ्रू करेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और फॉर्म्स वगैरह उनके मिलते हैं, उन फॉर्म्स के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारा इंशाल्लाह हम डिटेल में मॉड्यूल 5 के अंदर कवर करेंगे। आगे जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, अगर मुल्क से बाहर आप कोई चीज़ चाइना या कहीं भेजना चाह रहे हैं, जैसे आपको पता है आजकल वो बहुत ज़्यादा नमक का कारोबार हो रहा है, तो लोग नमक के शो पीसेस भी बाहर भेज रहे हैं, टाइल्स भेज रहे हैं, बाकी फूड ग्रेड का जो बाहर भेज रहे हैं, जानवरों के लिए एनिमल लिक उसको कहते हैं, खेड़ा से देखें बहुत से लोग, मेरे तो एक दो क्लाइंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस तो पाकिस्तान सिंगल विंडो एक इदारा है। इससे पहले ये मैं समझता हूँ कि जो आपका कानूनी उनको अच्छा काम किया है, तो वो ये काम किया कि इससे पहले जो बंदा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस के लिए जाता था उसमें कुछ 36-37 से ज़्यादा इदारे इन्वॉल्व हो जाते थे। वो सब के पास एप्लीकेशन दें, फिर वो जो माजत के साथ कोई गवर्नमेंट का बंदा अगर बैठा है तो वो वहाँ पे क्लर्क बादशाह होते थे, ठीक है, उनको आपने डील करके कैसे आपने लाइसेंस निकाल के ले आना है, वो एक पूरा प्रोसेस था। लेकिन अब इन्होंने वो जितने भी रेगुलेटरी 56 के करीब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जिनको इकट्ठा करके एक छतरी के तले लेके आए हैं। आपने सिंपल एक पोर्टल पे जाना है, वहाँ से जाके आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, चालान पे करना है, बायोमेट्रिक करानी है, और अगर आपकी चीज़ें इंटैक्ट हैं 3 से 4 दिनों के अंदर आप रेडी हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वो हम वेबसाइट खोलेंगे और यहाँ से एक या दो जो आपके कोई फर्जी क्लाइंट्स होंगे वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, बाकी इससे रिलेटेड जो पढ़ने से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बाकी आपकी हिम्मत है। अच्छा जी, मॉड्यूल 7 है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये लास्ट मॉड्यूल होगा हमारा, तब तक आप बहुत सारे कवानीन पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस से गुजर चुके होंगे। तो आजकल चूंकि ये बहुत बूमिंग है, हर बंदा आप देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कोई दराज के ऊपर, कोई बाकी आपको पता है अमेजोन वगैरह के ऊपर लोग कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस वक्त घर से बैठ के फाइवर अपवर्क के थ्रू सर्विसेज बाहर दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है इस वक्त। तो इसी वजह से इसको यहाँ पे रखा गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि फ्रीलांसर्स की जितने इस वक्त एप्लीकेबल लॉज हैं, अभी आपकी इतला के लिए मैं 1-2 दिनों में वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, उन्होंने यूट्यूबर्स के ऊपर भी खैर से टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा जितनी भी स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, और मैं एफबीआर की बहादुरी की दाद दूंगा, मैं खुद बैठ के सोचता ही रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो बाहर के कंटेंट क्रिएटर हैं उनका कंटेंट जो पाकिस्तान में नजर आता है हम उस पर भी टैक्स लेंगे। तो मैंने कहा यार अपने काबू आ नहीं रहे उसे, जो लोकल आपका कंटेंट क्रिएटर है वो तो आपके काबू नहीं आ रहा। तो आप मतलब एक जो यूएस में बैठा या इंडिया में बैठा हुआ कोई पॉडकास्टर है, स्ट्रीमर है, दूसरा आपको पता है ये जो टिकटॉक लाइव वाले हैं ये तो किसी के काबू नहीं आ रहे, तो आप किस तरह से टैक्स लेंगे और किस तरह ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आपको पता ही है वो नेटफ्लिक्स को इन्होंने कहा, नेटफ्लिक्स ने कहा हम अपनी सर्विस यहाँ बंद कर देंगे, ठीक है, फिर वो नेटफ्लिक्स वाला जो नोटिफिकेशन था वो वापस लेना पड़ा लास्ट टाइम, ठीक है, तो इस दफ़ा फिर इन्होंने हिम्मत की है। तो अब आपको भी पता है कि एक यूट्यूब तो है नहीं, अब तो इतने वो हैं, अगले दिन वो ये जेन जीज से जाके पूछें, उनके पास ऐसे ऐसे कोई सीक्रेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो क्या वो गवर्नमेंट कैसे ले पाएगी टैक्स, वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल में, तब तक उम्मीद है वो कानून भी फाइनल हो जाएगा, तो उसके भी को खदोखाल हम यहाँ पे देखेंगे।
इसके अलावा सॉफ्टवेयर वाले हैं, एक्सपोर्टर हैं, ये कॉल सेंटर्स वाले हैं, बाकी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज बाहर देते हैं, बाकी ऑनलाइन लोग टीचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कुरान मजीद पढ़ा रहे होते हैं, इस तरह करके काफ़ी सर्विसेज हैं। जो लोग फीमेल्स हैं वो काफ़ी सारी प्रोडक्ट अपनी बेच रही होती हैं। तो उस सेक्टर को हम कोशिश करेंगे कि हम इन डिटेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बस जनाब ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आपको पता है नंबरिंग का ना एक फ़ायदा होता है, मतलब अगर वो मैं कहूँ ना कि आपको मैं 10 चीज़ें बताता हूँ, टॉप 10 चीज़ें, तो आपको पता होता है अच्छा यार मैक्सिमम 10 ही बताएगा, तो कहीं ना कहीं तो कहानी ख़त्म हो ही जाएगी ना। इसकी ये तो नहीं कि 2 घंटे इसकी प्रेजेंटेशन ही चलती रहे। तो हमने इसीलिए मॉड्यूल का तो मॉड्यूल 7 भी हो गया आपका, बाकी एडिशनल फीचर और सपोर्ट है जी। इसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज जैसे मैंने आपसे कहा, मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि इंटरेक्टिव ही हम लेके चलें, आप लोगों के मसाइल को सुना जाए, क्योंकि कल को आपने टैक्स कंसल्टेंट बनना है। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के लोग, फैमिली के लोग, उनके लेकिन रिलेटेड टू, यानी कि अगर हम आज एनटीएन है तो कोशिश करें एनटीएन से रिलेटेड पूछें, वरना तो ये नेवर एंडिंग है कि हम एनटीएन पढ़ रहे हैं और एक बंदा शेयर का सवाल उठा के ले आया, तो अब वो मैं अगर शेयर बताने या डिस्कस करने लगा तो एनटीएन उधर ही पड़ा रहेगा। तो बेहतर ये है कि जो टॉपिक क्लास में डिस्कस हो हम इंशाल्लाह एडवांस में आपको बता दिया करेंगे। उससे रिलेटेड मैं इंकरेज करूंगा कि हम आधा घंटा रखें, उसमें मैक्सिमम ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं, जो इस वक्त मेरे सामने लोग बैठे हैं, उनके क्वेश्चन जो हैं वो लिए जाएं। बाकी बेस्ड ऑन एक्चुअल नोटिसेस मैं कोशिश करूंगा कि हम अपने क्लाइंट्स का वो 2-4 ऐसे नोटिसेस ऊपर से उनकी आइडेंटिटी को हाइड करके यहाँ में ले आऊँ, फिर हमने क्या रिप्लाई जमा कराया, फिर टैक्स ऑफिसर साहब ने उस पर हमारे साथ क्या कार्रवाई की, फिर अपील में हम उसको कैसे लेके गए, तो हम वो पूरा आपको यहाँ पे दिखाएंगे। बाकी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, कंप्लायंस इश्यूज हैं, वो कुछ मैं भी पोज करूंगा जितने एग्जांपल्स कर सका, बाकी मैं इंकरेज करूंगा आप लोगों से भी। बाकी सर्टिफिकेशन है, जैसे ये कोर्स खत्म होगा इंस्टीट्यूट आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोवाइड करेगा। बाकी करियर सपोर्ट है, आपको पता है कि हमारा वो ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है, तो वहाँ पे वो मेरी पहली वीडियो ही आ गई कि वो जनाब वो अमेरिका आ रहा है इधर। ठीक है, जिन लोगों ने देखी है तो क्लास नहीं हो सकती तो मैंने कहा यार ये बरकत जो है ना ये कुछ सही नहीं हुई। तो वो हम वहाँ पे अवेलेबल होंगे सर, आपका कोई भी मसला है आप वो क्वेश्चन जो है अपने वहाँ पे डालें, जो भी रियल टाइम आपके प्रॉब्लम्स हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सपोर्ट दें। और बाकी ये है कि गाइडेंस है कि आपने किस तरह एफबीआर, अगर आप आईटीपी का लाइसेंस लेना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनकी बीकॉम बीबीए या एमबीए की डिग्री है और उनके पास कोई फॉर्मली लाइसेंस नहीं है, तो उसका एक ये दिया है कि 1 साल आप किसी फॉर्म के साथ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट जो है या एक्सपीरियंस जो है वो एफबीआर को सबमिट करें, और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो मैं पूरा आखिरी क्लास में आपको यहाँ पे वो सेट जो है वो डॉक्यूमेंट्स का वो दे दूंगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोफेशन के अंदर आगे कंटिन्यू करने के लिए, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या एलएलबी बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि इन लोगों को किसी किस्म का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो लोग आते हैं उनके लिए जरूरत होती है आईटीपी लाइसेंस की। तो अगर आप उसमें भी जितना हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितना उसके अंदर गाइड कर सके इंशाल्लाह, वो भी हम उसको डिटेल्स में आपको गाइड करेंगे। तो ये एक एडिशनल सपोर्ट होगी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको। बाकी बेनिफिट्स हैं, जैसा मैंने आपको गुजारिश की कि 32 वीक्स हैं आपके पास, यू हैव एनफ टाइम। हम तो गाइड ही कर सकते हैं, अब मैं तो दायरा यहाँ पे क्लास दूंगा आपको, जो कंसेप्चुअली आपको क्लियर करा दूंगा, 2 से 4 एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, लेकिन उसके बाद की जो हिम्मत है वो आपकी है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रियल टाइम स्टडी शेयर करेंगे डाटा और सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीख जाएंगे। बाकी है तो बेसिकली देखें ना, मैं तो आपको टूल्स बताऊंगा और चला जाऊंगा। अगर आप टूल का 6 महीने इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये वाला कोर्स और ये जो सारा आपने सीखा है ये रिडंडेंट हो जाएगा आपके लिए। तो मैं इनकरेज आपको करूंगा कि आप कोशिश करें किसी फर्म के साथ अटैच होने की, कोशिश करें किसी ऐसे दोस्त के साथ अटैच होने की जो ऑलरेडी टैक्स की प्रैक्टिस करता है, ताकि आप जो कुछ यहाँ से सीख रहे होते हैं हम भी यहाँ पे एग्जांपल देंगे, ऑडियंस की एग्जांपल्स होगी, लेकिन उसको साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें, वरना 3 महीने 6 महीने 8 महीने के बाद आपको कानून फिर तब्दील हो चुका होगा, नए टैक्स रेट आ चुके होंगे, क्योंकि अभी अपकमिंग फिर बजट है। तो आप देखेंगे जुलाई में एक नया कानून जिसे मनी बिल कहते हैं, ठीक है, फाइनेंस एक्ट जिसको हम कहते हैं, तो हर दफ़ा नया आता रहता है, तो वो आएगा, पिछले सारे रेट फिर कैंसिल हो जाएंगे, नए रेट आ जाएंगे। तो इसलिए आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये है कि लर्न डायरेक्टली फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉयर, टैक्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, जैसे मैंने आपको पहले गुजारिश की।
और बाकी अब इसके बाद अपना टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स लॉ का काम जो है वो साइड बाय साइड आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो साथ साथ स्टार्ट करें। अगर आप ऑलरेडी फ्रेश हैं तो कोशिश करें उसी तरह की ही फर्म या उसी तरह के इदारे को ज्वाइन करें जहाँ पे आपकी टैक्स से रिलेटेड जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो पॉलिश हो सकें। एक्सेस टू एन एक्सक्लूसिव एलुमनी नेटवर्क, तो इनका अपना एलुमनी नेटवर्क है, रेफरल्स हैं। अगर आपको पता है क्योंकि ये 93 बैच है, तो इससे पहले 92 बैच, 6-7 बैच तो इन प्रोसेस हैं, बाकी तकरीबन 80-85 बैचेस फाइनल हो चुके हैं। तो आप इमेजिन करें उसमें कितने हज़ार बंदा ट्रेन हुआ होगा। तो इनका एक एलुमनी नेटवर्क है, वहीं से आपको जॉब्स के लिए रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं। अगर अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा, उसको बशारत साहब ने मुझे भेजा कि यार इसको अपने साथ आप रखें, ज़रूरत है इसको ना, जॉब की ज़रूरत है, या ये इसके लिए करना चाह रहा है काम आईटीपी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह इनकी बहुत ज़्यादा फर्म्स के अंदर दोस्त हैं, क्योंकि ये खुद माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो आपको एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे कम्युनिटी मिल जाएगी इन लोगों के साथ काम करते हुए। क्रेडिबल क्रेडेंशियल टू बूस्ट योर प्रोफेशनल एंड फ्रीलांस कैरियर, मैं आपको पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि टैक्स एक इंडिपेंडेंट है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बहुत वाजबी सी तालीम है उनकी, सिंपल बीए भी किया हुआ है, लेकिन फर्म्स के साथ, इस इदारे के साथ या इस सेटअप के साथ वो जुड़े रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहे हैं वो लोग भी। ये देखें ना, दो तरह के लोग चाहिए होते हैं फर्म को। एक वो बंदा जो फर्म के अंदर बैठ के बैक एंड काम कर सके, कंप्लायंस का काम कर सके। एक वो बंदा जो लिटिगेशन के लिए बाहर जा सके, जो पेश हो सके कहीं भी किसी नोटिस के अंदर, अपील के अंदर। तो अगर आप फर्ज करें वो कैपेबिलिटी आपकी नहीं है, अगर आपकी एक्सेल बहुत अच्छी है, आप कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो आपको टैक्स के अंदर भी आपकी डिमांड है। और तीसरी चीज़ ये भी है, यकीन कीजिए आजकल ये जो मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ, लेकिन साथ साथ टैक्स ट्रेनिंग, टैक्स टीचिंग, ये भी एक काम है। तो आप ये काम भी आप कर सकते हैं आराम से। तो एक आपका पूरा एक स्कोप मौजूद है। अब डिपेंड ये करेगा कि ये जितनी इंफॉर्मेशन है इसमें से आप कितना रीप करके जाते हैं। बाकी ऑन गोइंग मेंटरशिप है, आपको पता ही है, यहाँ पे हम आते रहते हैं जो टैक्स के ट्रेनर्स हैं। इसके अलावा बुशारत साहब अवेलेबल होते हैं। बुशारत साहब की अपनी एक छोटी सी फर्म भी है यहाँ पे, उस साइड पे। इनके काफ़ी सारे इदारे हैं। अभी मेरा एक दोस्त था, उसने एससीसीपी का कोर्स पढ़ाया और साथ में उसने इन्हीं से यूएई का कोर्स किया। अभी वो यूएई का एक बैच जो है वो रिकॉर्ड करवा चुका है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एवेन्यूज़ जो हैं वो आगे ओपन हो जाते हैं। बाकी इनरोलमेंट है, हमारी वेबसाइट और ईमेल जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके थ्रू आप इनरोल इदारे के साथ कर सकते हैं। आमिर साहब आपको कैंपसेज और उसकी प्रेजेंस का ऑलरेडी बता चुके हैं कि 3 शहरों के अंदर फिजिकली प्रेजेंट है। बाकी पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इनके स्टूडेंट्स हैं। तो ऑनलाइन जैसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने को घंटा डेढ़ मुझे बर्दाश्त किया। बहुत ज़्यादा बाउंसर्स थे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि ये आज का सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन था, ठीक है। अभी मैं हाउस को ओपन कर रहा हूँ। अगर किसी भी दोस्त का कोई सवाल है तो 1 बाय 1 हैंड रेज कीजिएगा। ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं, अगर वो भी, उसके बाद उनका नंबर है, तो उनके जो सवाल हैं हम 1 बाय 1 उनको भी लेंगे, प्लीज़। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे साथ एक कंपनी है, उनका जो रिटर्न फाइल करता हूँ, उनका है ना जो इंस्टॉलेशन उन्होंने की केपी में, तो केपीआरए में वहाँ पे उनके सर्विसेज 16% आ रहे हैं और स्टैंडर्ड जो रेट है वो 18% है। तो ये हम किस तरह फाइल करेंगे? सेकंड ये कि ये जो सर्विसेज है इसमें हम इनपुट को यूज कर सकते हैं या नहीं, या इसका जीएसटी अलग होगा, ये जस्ट सर्विस? नहीं, अगर आपने, जैसे मैंने पहले आपको गुजारिश की कि वो केपी के साथ आपको रजिस्टर अलग होना पड़ेगा। केपी का स्टैंडर्ड रेट 15% है। जो स्टैंडर्ड टैक्स रेट है वो 15% है। बाकी उसका तरीका ये होता है कि आप केपीके का लॉ डाउनलोड करें, उसके एंड पे होता है शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल में जाके वो देखें कि वो सर्विस कितने परसेंट पे है। अच्छा, दूसरा एक जनरल रूल है सर्विस का। सर्विस का जनरल रूल ये है कि अगर आपकी सर्विस को लग रहा है रेट स्टैंडर्ड यानी कि 15%, तो फिर आप इनपुट एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ आपको, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, पंजाब में भी या केपी में भी, इवन आईसीटी के अंदर भी, तो स्टैंडर्ड रेट है 16% पंजाब के अंदर। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो आपका 5% टैक्स रेस्टोरेंट आपसे चार्ज करता है। लेकिन 5% के साथ कानून में ये लिखा हुआ है कि भाई अगर आप 5% पे टैक्स दे रहे हैं तो फिर आप इनपुट नहीं ले सकते। यानी कि जो परचेजेस के ऊपर आप दे चुके हैं, आपने बेवरेजेस खरीदी हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट के लिए जो इनपुट खरीदी हैं,
मायोनीज वगैरह, केचप वगैरह अगर कंपनी से आप खरीदते हैं तो वो जो टैक्स है वो आप एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर आप 16% पे दे रहे हैं तो फिर ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जनरल रूल ऑफ थंब आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर तो रेट स्टैंडर्ड लग रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इनपुट का एडजस्टमेंट मिल जाएगा। और अगर आप रिड्यूस रेट पे 2%, 3%, 4% दे रहे हैं तो उसके साथ ही कॉलम में फिर ये भी होता है कि क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स ही कम दे रहे हैं तो उसमें फिर आप इनपुट भी एडजस्ट कर लेंगे तो फिर गवर्नमेंट को क्या जाएगा। तो जनरल रूल आपने ध्यान में रखना है। एनी अदर क्वेश्चन जी, प्लीज। पढ़ना तो हमें पड़ेंगे सारे सेक्शन का, तो जो आप समझते हैं कि उसी दिख रहा है इसके साथ इसी तो बनती हो तो कमेंट्री सर, सीए की एक बुक आती है पैटी वाला की, जो लोग सीए या सीएमए से रिलेटेड यहाँ बैठे होंगे उन्हें पता होगा। पैटी वाला की बुक आती है, वो आई8 से मिल जाएगी। इसके अलावा कमर्शियल में दुकानें हैं कुछ, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। उसका फ़ायदा ये है कि साथ में सॉल्व्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती हैं। तो अगर आप सैलरी पढ़ रहे हैं, अच्छा फिर उन्होंने सेक्शन वाइज बनाई है क्योंकि वो सीए के स्टूडेंट्स को और एसीएमए के स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है वो बुक, अगर कोई बंदा सीखना चाहता है। क्यों? अभी मैं आपको डाउनलोड करके फर्स्ट क्लास के अंदर ये दिखाऊंगा कि कानून जो हम डाउनलोड करते हैं तो बड़ा कम्प्लेक्स है, पेचीदा है। अच्छा, दूसरा उसके अंदर क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत होती है। जो लोग कानून पढ़ते हैं वो कहेंगे जी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ दैट वन अकॉर्डिंग टू दैट, वो बंदा फिर बैठ कर सोचता रहता है भाई अच्छा इसको पैरे को मुझे समझने के लिए पहले 4 सेक्शन और पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा 4 सेक्शंस के अंदर जाएंगे वो कहीं और कनेक्टेड होंगे। तो इसलिए कानून इसी वजह से एक पेचीदा है। तो अगर आपने एक स्टूडेंट की तरह उसको पढ़ना है, समझना है, अपने हाथ से कैलकुलेशंस निकालनी है, तो आई थिंक वो पैटी वाला की बुक है। इसके अलावा मुनव्वर आई थिंक हुसैन साहब की एक बुक है, आईसीएमए के सीए के हैं वो भी प्रैक्टिकली बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ आपको और सेक्शन वाइज सेक्शन आपको वो बताया गया है। एनी अदर? बिहार में ज्यादातर आजकल नोटिस आते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी एक्टिव है तब तो नोटिस आ सकती है, लेकिन अगर मेरी कंपनी इनएक्टिव है, उनका इनकम टैक्स या सेल टैक्स, फिर भी नोटिस दे सकते हो कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं। नहीं, देखिए मैंने आपको कहा कि नोटिस का क्या मतलब है कि जो कुछ आप दिखा रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं जी। मेरी फाइल अब ये भी एक मसला है ना कि नील क्यों कर रहे हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, आप बता दें उनको कि काम नहीं है, ठीक है ना। अब देखें एक कंपनी है वो पिछले 4 साल से नील फाइल कर रही है, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाईजान बैंक अकाउंट ले आए जरा। अगर बैंक में भी कुछ नहीं आ रहा इसका मतलब है कि कोई कारोबार नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि लोग शौकिया बना लेते हैं। आपने इधर लेक्चर लिया, ठीक है, कासिम अली शाह साहब का, ठीक है, तो आपने कहा कि नहीं यू कैन डू इट, तो आप उठ के शुरू हो गए, फिर पता चला नहीं वी कैन डू इट, ठीक है। तो ये तो काफी मुश्किल काम है, प्रैक्टिकल फील्ड में जाके काम करना, तो मैं नहीं कर सकता। फिर आप कहते यार इसको बंद कर देते हैं, तो मैं ज्यादा जोश में आ गया था, ठीक है। तो वो इस तरह के मामला आते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मैं उनको कहता हूँ भाईजान आप सुकून करें, सुकून से काम शुरू करें, मैं आपको बताता हूँ, एडवाइस करता हूँ। जब आप समझें कि आपका आइडिया मिच्योर हो रहा है, आपको पैसे मार्केट से आना शुरू हो गए हैं, आप पैसे कमाना शुरू हो गए हैं, अब आपका एक जरिया मुआश फुल टाइम बन गया, अब आप इसको बाकायदा कोई कंपनी का ढांचा स्ट्रक्चर बनाएं और फिर काम शुरू करें। एनी अदर क्वेश्चन जी? अगर सोल प्रोप्राइटर कंपनी हो आपकी, उसको आप सेम नेम सेम इंडियन नंबर के साथ प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। एनी अदर? सर जी प्लीज। ये जो सर्विस पे मंथली बेसिस पे इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, उसके बाद ये सालाना क्यों डिडक्ट किया जाता है? वैसे तो होता फिस्कल ईयर ही है ना, एनुअली रिटर्न करना। नहीं, वो ये होता है सर कि मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। से आपकी सैलरी थी 12 लाख सालाना, ठीक है, उस पर जो मंथली हिसाब किताब से टैक्स बनता था एम्प्लॉयर वो विथहोल्ड करता रहा है, ठीक है। लेकिन साल के एंड पे आपको पता है कि 5 हेड ऑफ इनकम है, ठीक है। एफबीआर को ये तो नहीं पता कि से आप तनख्वाह लेते हैं, हो सकता है साथ में आपने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी भी दी हो सकता है आपने बैंक में कुछ चीज़ रखवाई हो, वहां से भी पैसे आपको आते हो। तो साल के सर एंड पे जो हमने रिपोर्ट करना होता है वो आपकी होलिस्टिक पिक्चर जाती है। लेकिन इंप्लॉयर तो सिर्फ उसका मतलब आपकी तनख्वाह से होता है, तो वो जितना तनख्वाह पे टैक्स कटता है वो काट लेता है। अच्छा, साल के एंड में आप क्या करते हैं कि 12 महीनों में जो टैक्स कटा है उसको क्लेम करते हैं और अपनी तमाम इनकम, फर्ज करें आप तनख्वाहदार बंदे हैं, साथ में रेंट से भी कोई थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं, साथ में कुछ फ्रीलांसिंग करते हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, मिसाल देता हूँ, शाम में किसी हॉस्पिटल में जाके प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है, तो तनख्वाह भी आ रही है, साथ प्राइवेट प्रैक्टिस से भी पैसा आता है। तो साल का जब एंड होगा तो आप क्या करेंगे कि जितना टोटल पैसा आपने कमाया
तनख्वाह से जो कमाया वो आप इनकम भी डालेंगे, और वहाँ पे अपनी, अब चूंकि पोर्टल थोड़ा स्मार्ट हो गया है तो वो जितनी आपके शनाख्ती कार्ड पे टैक्स जमा होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी पहले मोबाइल की सिमों पे भी नहीं आता, इस साल उन्होंने वो भी डाल दिया कि जितने आपके मोबाइल फोन्स, वो सिम वाइज वहाँ पे समरी आ रही होती है कि इतना टैक्स कटा है, जितने पैसे आपके बैंक में कटे होते हैं वो भी वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो साल के एंड पे हमें एक होलिस्टिक पिक्चर दिखानी है, इसी वजह से हमें टैक्स का गोशवारा या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। सर लास्ट ईयर ये हुआ है कि जैसे 150 की सैलरी थी तो पर मंथ तो जा ही रही है, जब फिजिकल ईयर एंड हुआ तो अचानक से एम्प्लॉयर ने 120,000 काट दी, पीछे बचे 30,000। ये इसका क्या? नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी सी उन्होंने आपके साथ ज्यादती की है। थोड़ी सी नहीं, मेरे ख्याल ज्यादा ही हो गई है, थोड़ी आपके साथ सिंपथी भी है मुझे, लेकिन लेकिन मसला ये है यार कि तरीके हैं यार, फिर वही बात है, हम तो ये करते हैं कि आप एक एस्टीमेट दें। अच्छा, अगर आपकी सैलरी के, अब जैसे मैं हूँ, मैं कुछ कंपनीज का पेरोल भी मैनेज करता हूँ, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही एम्प्लॉय की सैलरी जिस महीने में इंक्रीज होती है हम वो इंक्रीज का इफेक्ट डाल देते हैं। अच्छा, उसके दौरान अगर उसको कमीशन, बोनस या कुछ भी अदर देन सैलरी जा रहा है तो हम वो भी कोशिश करते हैं एडजस्ट कर लें, ताकि उस बेचारे को जो हिट पड़ रही है एक महीने में हिट ना पड़े। अब देखें, मिसाल में लेता हूँ, एक बंदे की तनख्वाह थी जी ₹1,00,000, 12 लाख बन गई, आपने उसको एस्टिमेट दे दिया 12 लाख का, अप्रैल मई तक 12 लाख के हिसाब से एक एक्स अमाउंट काटते रहे, ठीक है। अच्छा, बीच में उस बेचारे को कुछ परफॉर्मेंस बोनसेस मिले हुए थे, वो आपने ट्रीट नहीं किए हुए। अब होगा क्या कि जब मई या जून की सैलरी कैलकुलेट होगी तो वो कहेगा नहीं नहीं, इसके तो जो टोटल पैसे इसको गए हैं ना उस हिसाब से टैक्स बनाओ। अब वो 12 लाख के हिसाब से पहले कट रहा था तो एम्प्लॉय कहता अच्छा यार, वो यूज टू बंदा भी हो जाता है ना, आपको पता है ये साइकोलॉजिकल मसला भी है कि कोई भी घटना आपके साथ 2-3 महीने घटती रहे ना तो बंदा थोड़ा यूज टू, अच्छा यार इतने तो कट के ही आएंगे मेरे, ठीक है। और ये अचानक मई में आपको पता चले कि यार वो तो, ये तो जैसे आप कह रहे हैं वो ₹1,20,000 मेरा काट लिया उन्होंने। तो उसका फर्क ये है कि जो मैं असेस कर पा रहा है, मेरे सामने आपका केस नहीं है, मुझे ये लग रहा है कि आपके जो बोनसेस, कमीशंस या अदर देन जो सैलरी आपको बेनिफिट्स मिले हुए थे वो उन्होंने पहले इंक्लूड नहीं किए थे। फिर जब उन्होंने वो इंक्लूड किए तो 12 लाख प्लस जो कुछ इंक्लूड हुआ वो सारा मिला के फिर उन्होंने देखा 11 महीनों में या 10 महीनों में जितना टैक्स कट चुका है, रिमेनिंग कितना है वो फिर कोशिश करते हैं 1-2 महीनों में पूरा कर लें, क्योंकि ये भी एफबीआर की तलवार है उनके ऊपर कि अगर आप टैक्स पूरा किसी का नहीं भी होल्ड करेंगे तो आपको जेब से देना पड़ेगा। अगर आपका वो 1,20,000 ना काटता तो वो कंपनी 1,20,000 देती है आपकी जगह पे। सर ये जो टेंडर्स को अमाउंट भी होती है, हम्म, इनकम टैक्स में सेल टैक्स, ये भी विदहोल्डिंग टैक्स में आता जी विद होल्डिंग। एनी अदर क्वेश्चन जी? यहाँ जी प्लीज। देखिए, इन्होंने जो एक टैरिफ लगा दिया 12.50, मतलब 12.5 लाख प्लस और 16 लाख उसमें ना ठीक है। मिडल सैलरी हो, उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा, तो उसमें ये एक्स्ट्रा क्यों करते हैं? नहीं नहीं, मैंने आपको गुजारिश की कि वहां पे ये लिखा हुआ है सैलरी की, अगर आप तारीफ पढ़ें सेक्शन 12 में तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि तनख्वाह के अलावा आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ भी आपको मिलता है वो तनख्वाह ही कंसिडर होगा। मिसाल देता हूँ, आपको कंपनी ने गाड़ी दी हुई है, ठीक है, ये रिसेंटली हमने इस पे काम भी थोड़ा किया। अब कानून में क्या लिखा है कि अगर आप वो गाड़ी अपनी ज़ाती इस्तेमाल और दफ्तरी इस्तेमाल में कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू का 5% आपकी तनख्वाह में बेनिफिट ऐड होगा, ठीक है। अब भाई साहब की तो 12 लाख फर्ज करें सैलरी थी तो वो बेनिफिट उन्होंने शायद पहले नहीं, हालांकि ये एचआर की या आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज्यादती है कि वो सारी चीज़ों को बड़ा सेंसिटिवली लेके चले, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉयर का बजट अगर 35-40 हज़ार रुपया उसकी तनख्वाह से एक्स्ट्रा कटेगा तो बजट डिस्टर्ब होता है उसका। तो एडवाइस तो यही की जाती है कि जिस महीने से जो जो इफेक्ट है वो साथ लेके चलें, ताकि वो बेचारे के ऊपर बर्डन पूरे साल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके चले। ये नहीं है कि पहले थोड़े थोड़े पैसे काटते रहे फिर आपको होश आए कि नहीं वो तो पैसे इस बेचारे को ज़्यादा गए हुए हैं, तो आप आखिरी 2 महीने हैं तो जो बैलेंस अमाउंट है वो सारी रिकवर कर लो इससे, तो ज़ाहिर है इससे वो भी डिस्टर्ब होगा और वो एक मसला बन जाता है। तो एडवाइजेबल तो यही है। बाकी जो आपका सवाल है वो ये है कि कुछ चीज़ें एम्प्लॉयर की तरफ से फिक्स होती हैं एग्रीमेंट के मुताबिक, और कुछ चीज़ें ओवर द टाइम साल के दौरान हो सकता है बोनस आपको मिल गया, हो सकता है प्रमोशन हो गई, आपको कुछ प्रमोशन अलाउंस आपको मिल गया, आपको रिलोकेशन अलाउंस मिल गया, आप कहीं दूसरे शहर चले गए, उस तरह करके काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपके उसमें साल के दौरान ऐड होते रहते हैं। एडवाइजेबल तो ये है कि जिस महीने में जो ऐड हो वो फ़ौरन वहीं पे ही ऐड करके, फ़र्ज़ करें पहले अगर मिड में 1 लाख बढ़ा तो मिड में पता चला जी अब 12 नहीं अब 13 लाख हो गया है, ठीक है, तो अब 13 लाख के हिसाब से टैक्स रिकैलकुलेट होता, पिछला सारा निकाल के जो बैलेंस बच रहा था अगले 6 महीनों पे बराबर डिवाइड कर दिया जाता, तो इसके ऊपर बर्डन जो है वो थोड़ा कम होता।
नेक्स्ट सर। प्राइवेट लिमिटेड और एसएमसी की ऑपरेशंस में क्या कंप्लाइंस में एसएमसी में कोई वेवर है या दोनों एक ही जैसे एससीसीपी की भी अपनी कंप्लाइंस है उसकी टैक्स रिपोर्टिंग दोनों की एक जैसी? टैक्स रिपोर्टिंग सर सेम है, क्योंकि एफबीआर इनको कंपनी ही, देखें एफबीआर में 3 तरह के लोग हैं, इंडिविजुअल, इनफरादी लोग, पार्टनरशिप फर्म और तीसरा कंपनी। अब कंपनी में तमाम एनजीओज भी कंपनी में वो डालते हैं, सिंगल मेंबर, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक, इवन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी कंपनी, रेट सबके सेम है। इवन एलएलपी नई लेके आए हैं, उसकी भी टैक्स की जो है वो भी कंपनी वाला ही हिसाब है। ठीक है, मतलब तो लिखा होगा कि 3 लाख से कम है तो फिर आप उस पर टैक्स रिपोर्ट नहीं करेंगे एसएमसी में। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में जितना भी है वो आप करेंगे, तो क्या ऐसा प्रैक्टिस? नहीं नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखें 155 के अगर आप रेट देखें, 155 मतलब रेंट का जो सेक्शन है जो उसको डील करता है, उसमें ये लिखा है कि 3 लाख तक अगर रेंट की फिगर बन रही है तो कोई टैक्स नहीं है। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आगे वो स्लैब्स बनी हुई है कि 20 लाख तक, 30 लाख तक, कैसे कैसे फिर साथ साथ स्लैब बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये सब के लिए है, वो चाहे इंडिविजुअल पे कर रहा हो, कंपनी हो, एसएमसी हो, कोई भी हो, रेट स्टैंडर्ड ही तकरीबन है, रेट्स के अंदर कोई फर्क नहीं। अच्छा जहां तक आपका कंप्लायंस का मामला है, एसएमसी को कंप्लायंस के अंदर थोड़ी सी छूट है, अनलेस अनटिल कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है तो उसने कुछ भी एनुअली रिपोर्ट नहीं करना होता। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा फिर उसमें कैपिटल का भी, अगर 10 मिलियन से ऊपर वाली है तो फिर वहाँ पे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है वगैरह वगैरह। फिर अगर वो इससे ऊपर बढ़ते हैं तो एक जगह पे थ्रेश होल्ड के बाद आपको एनुअल अकाउंट्स भी वहाँ पे सबमिट कराने पड़ते हैं अपने ऑडिटर्स। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कंपनी का लेवल कहाँ पे खड़ा है। लेकिन अगर मैं एक जेनेरिक स्टेटमेंट दूँ तो उसमें ये है कि टैक्स में कोई चेंज नहीं है। एससीसीपी में आपको अगर 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कैपिटल वाली एसएमसी है तो उसके अंदर काफ़ी बेनिफिट्स हैं कंप्लायंस में। एनी अदर जी प्लीज। सैलरी पे टैक्स आपको मैं पता है बाद इदारे जो है टैक्स काट देना साल में डॉट कर देते हैं, तो सर बाद इदारे ऐसे भी हैं जो टैक्स आपको दे देते हैं एम्प्लॉइज को। सर उसमें कुछ है कि कंडीशन कि आप टैक्स वेट कर लें या फिर टैक्स पे आप जमा तो कराना ही है आपको? नहीं सर, वो असल में प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की लगा दी है। अब वो तलवार एम्प्लॉयर पे लटक रही है कि अगर वो आपको छूट दे देगा कुछ बरादराना टर्म्स पे, नहीं नहीं फर्ज करें जैसे आप कह रहे हैं कि वो रिलैक्स कर दे आपको, तो वो खुद मारा जाएगा फिर। अब आप बताए कंपनी तो बर्दाश्त नहीं करती। रियल टाइम केस आपको बताता हूँ, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो उस बेचारे जो अकाउंटेंट था उनसे, तो ये पीएसएल स्टार्ट हुए हुए थे तो उन्होंने कुछ प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया हुआ था, तो वो कुछ टैक्स काटना भूल गया, वो को 3-4 लाख के पैसे बन गए। वही कंपनी ने कहा ये नोटिस है आप ही हैंडल करो। ठीक है, अब वो हमारे पास आ गया, कहते सर जी मेरी तनख्वाहदार बंदा हूँ, अब ये देखें कंपनी मेरे साथ जुल्म कर रही है। अब ठीक है ये मेरी मिस्टेक है, मैंने कानून नहीं पढ़ा था, मेरे पास लीगल एडवाइजर की सहूलत थी, मैंने उसकी हेल्प नहीं ली और मैंने फुल पेमेंट कर दी है। अब वो 3-4 लाख का टैक्स है, एफबीआर टैक्स मांग रहा है, ये कह रहा है हम तुम्हारी तनख्वाह से काट लेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को ज़ाहिर है आपको पता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनका थोड़ा सा सख्त कानून है, तो वो नरमी दे नहीं सकती। अगर एफबीआर की तलवार ना होती, आप यकीन कीजिए कोई कौन करता, प्रेशर नहीं है तो कोई नहीं काम करता। सवाल है किसी का? तो बहुत सारी कंपनियां मंथली काट रही होती है, कुछ होती है मतलब जैसे उन्होंने कहा कि एनुअली काट दिया है, तो उसमें ऐसा होता है कि मतलब हम इकट्ठा टैक्स को पे कर सकते हैं और उसकी मतलब क्या डेट होती है? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो 30 जून तक आपका टैक्स ईयर बनता है और वो सैलरी आप जुलाई में दे रहे होते हैं, तो कब तक एज ए कंपनी को टैक्स गवर्नमेंट को दोनों भरने के लिए आपकी क्या डेट? सर एक रूल है 44, रूल 44 आपको पाबंद करता है कि जब भी किसी पेमेंट की ड्यू डेट थी, उस ड्यू डेट के 15 दिनों के अंदर आपने गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स जमा कराना है। मिसाल देता हूँ, आपको तनख्वाह मंथली मिलती है, यकम को तनख्वाह आपके अकाउंट में हिट हो जाती है, तो कानून क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट करते हुए उन्होंने आपका टैक्स काटना है। अच्छा जब वो काट लिया, उसके बाद अगले 15 दिन है कि उस अमाउंट को कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। फाइनेंस वाले समझते हैं कि वो उनको अपने ऑपरेशंस में यूज़ करेगी वगैरह वगैरह, तो इतना एक वो टाइम आपको मिल जाता है कि उसको अगर आप यूज़ करना चाहें। अब ये मैं कानून की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बहुत कुछ हो रहा है, सही भी हो रहा है गलत भी हो रहा है, मैं आपको बाय बुक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वो जब आप आगे आएंगे कोर्स के अंदर फिर आपको बताऊँ ठीक है।
तरीकेकार, ठीक है। तो बाय बुक ये है कि 7 दिनों से 15 दिनों के अंदर आपने वो गवर्नमेंट के खजाने के अंदर टैक्स जमा कराना है। अच्छा, कोई कंपनी जैसे भाई की एग्जांपल थी, वो पूरा साल कंप्लायंस नहीं करती, वो जून के अंदर जाके सारा टैक्स इकट्ठा जमा कराती है, तो टैक्स ऑफिसर के पास ये कानून है कि वो उसको कहेगी कि इसके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज दो, कि जितनी लेट पेमेंट आपने गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जमा कराई है वहाँ पे आप 10%, 15% जो भी उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा, काइबोर प्लस 3%, काइबोर प्लस 5%, जो बैंकिंग लोग जानते हैं, तो वो उस हिसाब से उसके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज जो है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं जरा ऑनलाइन है, एडवोकेट शाजिया अब्बास साहिबा हैं। मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें प्लीज। शाजिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो आई मस्ट अप्रिशिएट, इट्स वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और बड़ा बड़ा प्लान्ड एक सेशन है। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं इस तरह का सेशन अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, मेरा थैंक यू। जो क्वेश्चन है ना, इट्स अबाउट कि ये जो हम इनएक्टिव कंपनीज का स्टेटस लेते हैं एससीसीपी से, ये क्या एनजीओज के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है? और स्पेशली जबकि एनजीओज की आई मीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ लाइबिलिटीज हों जो पे ऑफ ना हुई हुई हूँ स्टिल, बट ऑपरेशंस नहीं है। नहीं मैम, मेरा ख्याल है कि आप वहाँ जब इजी एग्जिट के अंदर जाते हैं, कोई भी कंपनी क्लोज कराने के लिए जाते हैं, तो आपको पहले जो अपने अकाउंट्स हैं वो सारे सेटल करने पड़ते हैं। उसके बगैर, इस तरह तो आपको भी पता है कि कोई भी डिफॉल्टर है वो बहुत बड़ा फ्रॉड करे और उसके बाद कंपनी जाके डी रजिस्टर करके तो घर बैठ जाए, तो इस तरह नहीं होता। नहीं, डी आप रजिस्ट्रेशन नहीं, इनएक्टिव स्टेटस क्या ले सकती है कि नहीं ले सकती? नहीं, इनएक्टिव तो मैम नहीं होता। इनएक्टिव उसकी वजह दूसरा आपको पता है, नहीं। एनजीओ का ये जितना भी ये हुआ है ना पीछे, वो फाटफ ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया है, जी जी उसके बाद से तो गवर्नमेंट जो है वो एनजीओज को लेके बहुत सीरियस है। पहली बात तो एनजीओ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो आपकी प्रोविंस है वो तो इवन एनजीओ की रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी उन्होंने बड़ा चेक रखा हुआ, और जी यहाँ जी, पे भी बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने एक कराई है तो कुछ साल से ज्यादा टाइम लगे। एग्जैक्टली। और उसके बाद इवन एफबीआर से उसका एनपीओ स्टेटस भी आपको पता है, वो एक अगले लेवल की क्वारी है। यस तो, यस, वेरी ट्रू। उस तरह आप उस तरह नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कर सकते कि मिड में आप ऑपरेशंस को हॉल्ट करें और फिर कहें कि नहीं मैं तो इनएक्टिव हूं, तो अभी वो इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, आपको बन गई तो उसकी जो भी रेगुलर कंप्लायंस है उसका आपको ख्याल करना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। एनी अदर थैंक यू क्वेश्चन? मिस शाजिया। एनीबडी एल्स फ्रॉम ऑनलाइन? चलें जी, पहले एनीबडी ऑनलाइन एल्स वालों फ्रॉम को देख ऑनलाइन? लेते हैं। जी दानिश बस साहब। एक दो क्वेश्चन लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह फिजिकल की तरफ ही मूव कर रहे हैं। जी दानिश खान साहब, आई एम गिविंग यू माइक, प्लीज ओपन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले ये कोर्स किया हुआ है, तो क्या इसकी मैं रिपीटिंग करने से कुछ मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दानिश भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने कब बैच रिपीट किया है? बैच रेड किया यानी सॉरी, बैच आपने कोर्स कौन सा लिया था, एंड हु वाज द इंस्ट्रक्टर? मैंने नुमान साहब है उनसे पढ़ा हुआ है। आमिर भाई, अच्छा, गॉट गॉट आमिर इट, भाई ठीक है। रिक्वेस्ट एक होगी। जी जी, आप सर ले। ये जो ऑपरेशन के सॉरी, मसले हैं ना, आप देखते हैं ये कुछ 200 से ज्यादा बंदा स्टैंड बाय पे है, इनको मेरे ख्याल है आप मैनेजमेंट लेवल पे हल आप कर लें। मैं समझ रहा था कोई टैक्स नहीं लॉ से नहीं, रिलेटेड। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, उसका मैं देख लेता हूँ। दानिश साहब को भी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। इवन आप अगर वहाँ पे डिवाइस का जाके जो बड़ी स्क्रीन है उसका माइक बंद कर दो। ऑनलाइन क्वेश्चन आई कैन टेक केटर, ठीक है। और सर जो है वो फिजिकल ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे, मैं ऑनलाइन में क्वेश्चंस लेता हूँ। यहाँ जी से सर। इसका माइक नहीं, स्पीकर बंद करना है, प्लीज जाएं आप, जी सर। नहीं तो उसको जी उठा हॉल में से लीजिएगा। क्वेश्चन, जी प्लीज। जी प्लीज। तो कैसे मैच कर ठीक है। 2 years जब उसको अचानक से तब पता चला जब उसका बैंक स्टेटमेंट से उसके वो विथहोल्ड कर दिया गया, आप भी आप तरफ से भी विथड्रॉ नहीं कर सकते। इवन कि उसको बैंक से ही पता चला कि मेरा अकाउंट जो है वो सील है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसको नोटिस भी नहीं मिले, जो इवन उसका एड्रेस था उसमें भी माइनर चेंजेस आए, इसकी वजह से इसको हैंडल करने में किस तरह से आसानी से। सर पहले दो सिनेरियो बेस है क्वेश्चन में, आपको करता हूँ मेरा सिमिलर केस। ये कोई 15 तारीख को हमने अपील में गए, लेकिन उनका जेन्युइन था।
जेन्युइन मतलब वो एड्रेस था उनका इधर का I-10-4 का, तो नोटिस कहीं उनको बैरिया के किसी एड्रेस पे जाते रहे। कानून क्या है इस पे? कानून ये है कि अगर जब भी आपका एड्रेस चेंज हो तो इनकम टैक्स का कानून आपको ये कहता है कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप उसको अपनी प्रोफाइल के अंदर एड्रेस को अपडेट करें ताकि मुजाहिर आपके माइक भी साथ बंद कर दो। इसको बेहतर किया जा सके। मुजाहिर माइक भी बंद कर दो सर एफबीआर का। की जो एफबीआर की तरफ से आपको वो खत पत्र आ रहा है वो आपके एड्रेस पे ही रिसीव हो आपको, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपकी जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट आप हैंड रेज करें, जो आपके क्वेश्चंस हैं आई एम हियर टू एड्रेस। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट जितने भी हैं आप हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें, मैं आपकी क्यूरीज लेने के लिए बैठा हूँ। जी हसनैन अली खान साहब, हसनैन आई एम गिविंग यू माइक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। वालेकुम सलाम हसनैन जी, बताइए। हेलो, मेरा क्वेश्चन सर आपसे यह था कि ये हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकेंगी जी साथ साथ मिलेंगे रिकॉर्डिंग्स आपको, बिल्कुल मिलेंगी। और ये कितनी टाइम के लिए मिलेंगी? ये 4 महीने का कोर्स होता है, उसके 2 महीने बाद तक आपके पास सक्सेस रहती है, ठीक है। फिर आप इसको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के थ्रू जो है वो रीन्यू करवा सकते हैं, अगर आपको बैच रिपीट करना हो तो। ठीक है सर, और इसमें हमारी मेंटोरशिप का क्या होता है अगर वो 1 ईयर तक हमें? मेंटोरशिप नहीं नहीं, ये वन को आप भूल जाएं भाई। हमारी मेंटोरशिप, ये हमारा जो आफ्टर सपोर्ट है ना, ये हमारा यूएसपी है, तो उसमें हम टाइम बॉन्ड नहीं चल रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सर्विसेज की जो टीम है वो भी आप लोगों के ग्रुप का पार्ट होती है, जस्ट इन ऑर्डर टू केटर योर क्यूरीज, कि कभी भी आपको कोई मसला मसाइल आता है, ठीक है, तो हमारी टीम बैकएंड पे बैठी होती है। उस टाइम आपको ये नहीं सोचना कि मेरा ये सवाल है मैं किससे पूछूं, इस सिनेरियो में स्टक हो गया हूँ, ये एक टेक्स्ट स्टैचू जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन मुझसे नहीं हो रही, ये प्रेपोजिशन मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, तो हमारी टीम की सपोर्ट आपके साथ होती है और ये थ्रू आउट रहती है। थैंक यू सर। थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव उस्मान बदर साहब। जी उस्मान साहब, उस्मान भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा द होस्ट वांट यू टू अस्सलाम अनम्यूट वालेकुम योरसेल्फ। सर। वालेकुम सलाम। सर असल में मैं एक किसी काम में लगा हुआ था, मैं अभी ही ज्वाइन किया तकरीबन 5 मिनट पहले, तो आज की क्लास मुझसे मिस हो गई है। ठीक है, तो सर इसका तो ये इसकी लेक्चर वगैरह रिकॉर्डिंग हमें कब आपको तक मिल मिलेगा, जाएगी। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कल की क्लास इसकी अटेंड रिकॉर्डिंग करनी है। आपको मिल इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सुबह, ठीक है। ठीक हो गया। सर कल क्लास सेम टाइम में होगी 6:30? विल बी अनाउंस शॉर्टली। असल में हमें करवाने में कोई मसला नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है इस्लामाबाद और ये खासकर ट्विन सिटीज के अंदर हालात इस टाइम काफी जो है वो गंभीरता वाली सिचुएशन हुई हुई है, क्योंकि कोई डेलीगेशन एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद अकॉर्ड के चक्कर में, तो उसकी वजह से जो है ना वो तो ट्रांसपोर्ट। उन्होंने यहाँ पे 10 दिन के लिए बंद किए हुए थे इस्लामाबाद इस वक्त। हाँ हाँ, तो इस वजह से वो उसका जो है अभी कंसेंसस के बाद मोर लाइकली मैं ड्यूरिंग द सेशन ही बता दूंगा कि कल सेशन हो रहा है या फिर हम अगले हफ्ते पे इसको लेके जाएं, ताकि हम स्मूथ ट्रांजिशन जो इसको लेके चलें। तो मोस्ट प्रॉब्ली सर जो हमारी आज की क्लास जो हुई है वो हमें कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। जी बिल्कुल मिल जाएगी उस्मान भाई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। वी हैव अब्दुल्ला कामरान साहब। जी अब्दुल्ला साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। अच्छा, लेक्चर के दौरान नमाज का टाइम हो गया था। मैंने हैंड रेज भी किया था, मैं चाहता था कि अगर सिर्फ 5 मिनट मिल जाए ताकि फर्ज अदा कर लें, लेकिन खैर वो उस वक्त तो गालिबन लेक्चर के दौरान सदा कानून था कि नहीं। आगे गुजारिश ये है कि जो टाइम कल का क्लास का टाइम अगर यही हुआ, इसमें मगरिब का वक्त हमारे यहाँ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम हैदराबाद राइट, तो 6:30 ओके, बजे हम क्लास स्टार्ट करते हैं और तकरीबन सर 7 के अराउंड यहाँ पे मगरिब होना शुरू हो जाती है। तो उसमें ये ठीक होता है। है कि गुजारिश ये है कि सिर्फ 5 मिनट अगर मिल जाए, हम पहले से वजू करके भी बैठे होते हैं, चलिए पाँच जी, मिनट मैं मिल मैं जाए तो। इसको टेकअप कर लूंगा। गॉट इट कमरान भाई, एक कोई आपकी अच्छा स्पेसिफिक क्यूरी है? अच्छा, एक सवाल ये था कि एक किताब का तस्करा सर ने किया था, एंड हम्म अनफॉर्चुनेटली एट दैट मोमेंट आई जस्ट मिस द नेम। पेटी वाला का कोई बुक बता रहे थे, तो काइंडली अगर आप बता हम्म पाएंगे कि वो, मैं कराची जाऊंगा कल, तो मैं चाह रहा हूँ कि वहां से मैं लेता हूँ ये बुक। तो पेटी वाला की कोई बुक वो सजेस्ट की थी उन्होंने जी, टैक्सेशन के वजह से। पेटी वाला की टैक्स की बुक बहुत मशहूर है। आप ये सिर्फ जो वर्ड आपको याद रह गया, अगर आप पेटी वाला का लिखेंगे तो आपको टैक्स के बुक्स जो है ना गूगल के ऊपर उसकी आपको सारा लेटेस्ट वर्जन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसी को जाके आप बाय कर सकते हैं, बड़ी आसान लिखी होती है। ऑन दी अदर ठीक एंड है। हम आपके साथ जो है वो जो सीए का सब्जेक्ट होता है टैक्स प्रैक्टिस का, उसकी बुक भी शेयर करेंगे, वो भी बहुत कम्प्रिहेंसिव होती है।
राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव दानिश हनीफ। दानिश हनीफ साहब का पहले क्वेश्चन था, लेट मी एक्सप्लेन। जी दानिश साहब, कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो अदरवाइज मैं आपका पहला क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। जी सर, एक तो ड्रेस यही करना है कि आया कि ये हमें कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर रेपिटेशन में है या न्यू न्यू। हजूर, आप जिन साहब का तज़किरा कर रहे हैं उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। आपने जी आईसीटी से नहीं नहीं बेसिकली कोर्स सर, नहीं किया, आपने किसी नहीं और मैंने इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है। आपके इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, सेल टैक्स रजा बाकर साहब और सर बशारत से नवंबर में। तो मैं अच्छा, क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये आपसे रिपीटेशन करूँ तो क्या आप मुझे ठीक है। कंसीडर करेंगे एज न्यू। रिपीटेशन का सिनेरियो बता देता हूँ भाई। 25% स्टैंडर्ड फी की जो है फी होती है वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कोई लेटेस्ट बैच की एक्सेस लेके उसको गो थ्रू करना चाहें तो वो आपको बहुत इकोनॉमिकल रेट पे मिल जाती है। चलो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आपने वो नुमान का नाम लिया ना, तो मैं उस वजह से कंफ्यूज हो गया। माजरत, नुमान नाम था जी जी लेकिन मुझे सीएसआर नुमान में कोई साहब बंदा तो नजर आपका नहीं रिश्ता थे, पर वो उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट बना दिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ आया। अच्छा जी कॉर्पोरेट जी, ठीक है। ये भाई आप क्यों माइक ऑन करके बैठे हुए हैं यार, मुनासिब बात नहीं है। मतलब अप्रोप्रिएट नहीं लगता। माशाल्लाह से आप सारे लोग प्रोफेशनल हैं, उसके बाद जो है वो चले। एनी हाउ जी, मिस शाजिया, आपका क्या सवाल है? मिस शाजिया, आई एम गिविंग यू माइक, आपका कोई सवाल है? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हमें इफ वी आर लुकिंग फॉर सम वर्क तो विल इंस्टीट्यूट ओके, बी फैसिलिटेटिंग अस, लाइक मेरा स्पेसिफिकली ये है कि लेट्स से हम इंटरनेशनली सर्विसेज ऑफर करते हैं या इसी इसी कोर्स की डोमेन के अंदर रहते हुए, तो हमें ठीक है। मसलन कॉर्पोरेट एडवाइजरी की बात करते हैं तो हमें कॉर्पोरेट एडवाइजरी की किसी मार्केट में लिंक किया जा सकेगा? अच्छा, इसमें आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज नॉट अ कमिटमेंट कि हम आपको काम लेके देते हैं या कोई हम आपके साथ इस तरह की, बिकॉज हम ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट हैं। बट ठीक है। यस, देयर कम्स अपॉर्चुनिटीज। हमें बहुत एंटिटीज भी अप्रोच कर रही होती हैं, उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और वो जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी बहुत फेयर बेसिस के ऊपर हम अपनी ऑडियंस के साथ ही शेयर करते हैं। हाँ, इसमें कभी ओके, कभी इस तरह के हम बायस हो सकते हैं कि हमें अंदाजा है कि मिस शाजिया की कॉर्पोरेट के ऊपर जो है वो बहुत अच्छी कमांड है, तो हम सही। ओपनली शेयर करने के बजाय हम मिस शाजिया को कहेंगे, मिस शाजिया ये अपॉर्चुनिटी है, यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अदरवाइज ओके, ये ओपन हमारा कम्युनिटी है, उसी के अंदर शेयर होती है। और अभी एलएमएस के ऊपर हमारा जॉब पोर्टल एक सेपरेट बना हुआ है, तो जो एंटिटीज हमें अप्रोच करती हैं हम उसको भी वहां पे जॉब पोस्ट में डाल देंगे। आप एलएमएस से जब क्लासेस ले रहे होंगे तो आपको वहां पे ऐड भी शो हो जाएगा कि किसी एंटिटी ने आईसीटी को अप्रोच किया हुआ है, उसको रिसोर्स चाहिए। एलएमएस मीन, सॉरी मैंने इट्स कैप्चर। इट्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही ओके होंगी। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। सही। तो एटलीस्ट फैसिलिटेशन अप टू दिस एक्सटेंट है। फैसिलिटेशन है, द रीजन बीइंग वी आर इन मार्केट और हमें अंदाजा है। इसी तरह जो डिफरेंट एंटिटीज हैं, बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग भी हमें अप्रोच करते हैं जब उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, इनडायरेक्ट ठीक हो। टैक्सेशन के अंदर, डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, कॉर्पोरेट एडवाइजरी के अंदर। और फिर इंटरनेशनल के लिए मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं बीपीओ सेटअप्स की, क्योंकि वी आर द वन जो इंटरनेशनल जिनका इतना बड़ा पोर्टफोलियो है। सही सही। चलें ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव सैमसंग। अब भाई साहब ने डिवाइस के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे फिर उनको सैमसंग के नाम से ही बुलाना पड़ेगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, दानिश अगेन। दानिश, आप एक मिनट रुक जाइए, मैं ऊपर वाले भाई का सवाल ले लूं जी, सैमसंग वाले भाई। सर सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा वालेकुम सवाल ये अस्सलाम। था कि मुझे ये बताएं कि ये IRIS के पोर्टल पे सिखाया जाएगा ऑनलाइन या फिजिकल सिखाया जाएगा। और दूसरा, मैंने एक जगह लिखा देखा था कि लाइसेंस फॉर फ्रॉम FBR जो आप करके हम्म। देते हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा या उसका नहीं, क्या हम तरीकाकार होगा? हम करके नहीं देते, लेट मी क्लियर। उसमें यह है कि जो लोग आईटीपी के लिए एलिजिबल होते हैं उसको उनको हम अच्छे से गाइड करते हैं कि भाई आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप आईटीपी के लिए एलिजिबल हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ एंड अपेयर बिफोर कमिश्नर। तो अगर आप उनको मुत्तमिन कर पाते हैं तो आप जो है
आईटीपी का लाइसेंस ले सकते हैं। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया Yeah. मुख्तरन आपको बता देता हूँ कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी रिक्वायर्ड होती है, और उसके साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है किसी फार्म का, सीए फार्म का, किसी बड़ी कॉर्पोरेट फार्म का। तो उसकी बेस के Right. ऊपर जो है वो आपके क्रेडेंशियल्स पूरे हो जाते हैं। And वो second और one ये 14 IRS के इयर्स ऑफ portal. एजुकेशन, सॉरी क्लैरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। 14 ऑफ एजुकेशन जो है 14 इयर्स वो कॉमन नहीं है, मतलब उसमें मिनिमम जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स आपने किया हो, यानी कोई भी ऐसा डिग्री प्रोग्राम जिसके अंदर आपने टैक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वो आपको एलिजिबल करता है। Exactly. Done. Thank you. And second one in question is कि वो IRS का पोर्टल से सिखाया जाएगा इसको जी सेल जी टैक्स बिल्कुल, को? ये और है ही प्रैक्टिकल नेचर का। आज तो चूंकि ओरिएंटेशन क्लास है, yes, इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है, तो आज हमने ठीक ओवरव्यू है। दिया है कि इसके अंदर हमने चीजें क्या क्या करनी है। बाकी कोर्स जब इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर से, मैं अगेन यही तो कहूंगा। जी, आपका सजेशन क्या है कि ये इन ऑनलाइन होना चाहिए या इन पर्सन होना चाहिए तो बेटर इन सीखते पर्सन हैं आप? आपके लिए कन्वीनियंट है। तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ, तो मैं कोशिश यही है मेरी कि मैं इन पर्सन क्लास लूँ इन सैटरडे पर्सन संडे फिर आप वहाँ। लाहौर में ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे वाला लाहौर नहीं, बैच तो ऑलरेडी वहाँ पे पिंडी स्टार्ट हो इज गया। रिलायबल फॉर मी। पिंडी रिलायबल है तो ये वहाँ पे यस, सैटरडे संडे वाला ही बैच स्टार्ट हुआ है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, वो बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वी हैव दानिश चौहान साहब। जी चौहान साहब बताइएगा। दानिश साहब ने हैंड लोअर कर दिया है। दानिश साहब गुस्सा हो गए हैं कि पहले मेरी बारी आई थी, मुझसे सवाल नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, मैं गुस्सा जी नहीं। दानिश भाई अच्छा सर, ये पूछिएगा। जैसे कि मैं मेरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्टिफाइडेड हूँ, और मैं DNBFBN होल्डर भी हूँ, अकाउंटेंट। तो अकॉर्डिंग टू द जो आपने अपॉर्चुनिटी दी है, वो अपॉर्चुनिटी अवेल ओपन मेरिट पे करते हैं या कोई भी आप रिकमेंडेड कर देते हैं उसको? जैसे सॉरी, अगर कोई फर्म आपसे से कहती है कि हमारा कोई ऑडिट कर दें, तो उसके लिए आप ओपन मेरिट करते हैं या आप अपने रेफरेंस कांटेक्ट करते हैं? तमाज़ुद के साथ मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया बेसिकली, क्योंकि फिजिकल क्लास खत्म हुई है तो कुछ ऑडियंस आ गई थी। दानिश भाई आप विद ड्यू रिस्पेक्ट आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? दानिश साहब, अभी दानिश साहब को ढूंढना पड़ेगा, माइक देना पड़ेगा। जी दानिश चौहान साहब, अभी आप माइक ऑन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं माजरत चाहता हूँ पहले तो आपसे, क्योंकि फिजिकल ऑडियंस बिल्कुल। बहुत ज्यादा आई हुई थी तो वो कुछ लोग इधर आ गए, तो इस वजह से मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। अदरवाइज यू सर, कैन हैव क्वेश्चन, आप मेरे से पर्सनली भी ले सकते हैं। जी सर, सर मैं ये, जैसे मैडम शाजिया ने आपसे सवाल पूछा कि जी आप कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास ठीक सैटरडे, है, आपको कोई आपको अवेल करना चाहती है कि आप हमें ये ठीक है, सर्विसेज दें, उसके लिहाज से ठीक एक है। रिलेटेड सवाल ये है कि क्योंकि मैं DNFB अकाउंटेंट होल्डर हूँ, FBR मैं में समझ गया हूँ। रजिस्टर्ड। ठीक है ठीक है, सर। तो ठीक है, मैं टाई अप होना चाह रहा हूँ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ या CA फर्म के साथ ना। तो मैंने ठीक यहाँ है। पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची में प्रैक्टिस करता हूँ अपनी ना। वी कैन डिस्कस। कराची में माशाल्लाह हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, तो हम इसको जो है ना मजीद डिस्कस कर सकते हैं। और जो आने वाली क्लासेस का स्केड्यूल है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दानिश भाई, आप जो भी कोऑर्डिनेटर है ना, आप उनसे मेरा नंबर ले लीजिएगा। अदरवाइज आई एम हियर ड्रॉपिंग माय नंबर, यू कैन अप्रोच मी पर्सनली, और उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम कराची में एक्सपैंड कर रहे हैं तो देयर लाइकली पॉसिबिलिटीज के कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी। ठीक है, ठीक है, ओके सर। थैंक यू जी। जी ताहा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ताहा। जी ताहा, हाँ जी साहब अस्सलाम पूछ वालेकुम। लीजिए। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल होना हो तो उसके लिए कोई डिस्काउंट जी या बंडल मिल सकता है, जैसे कि क्विक बुक हो जी, गया, आपको सैप ग्रुप हो गया? डिस्काउंट मिल सकता है। आपके जो भी रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर हैं उनको अप्रोच करके बताइएगा कि मैं इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हूँ। अभी के लिए ATL बेशक ना चूज कीजिएगा, ठीक है। हाँ, प्री इनरोलमेंट आप उसकी करवा सकते हैं, उसमें आपको अच्छा अकोमोडेट कर दिएगा। जब आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो फिर आप उसके एडवांस वाले वर्जन में हो सकते हैं। जी ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है जी। इन्फिनिक्स वाले भाई साहब हैं हमारे साथ, इन्फिनिक्स 6836।
जी सर, जी आपका सवाल। वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि मैं जो है ना ये सेल टैक्स और इनकम टैक्स जो है ना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो तो ये कोर्स इसी के इसमें मतलब की है। ये कोर्स उसी के जी जी मतलब की है। इनकम टैक्स सेल टैक्स को बहुत कम्प्रीहेंसिवली हमने करना है। आज का तो ओपनिंग सेशन था, सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है। बाकी आगे जाके सेल टैक्स की आप बात करें तो आपका जो रजिस्ट्रेशन से लेके डिफरेंट एनेक्सेस, वो लोकल परचेजेस के हों, वो सेल्स के हों, आपका एनेक्सेस जो है वो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, H1 है, जी H जी है, ये सारे जी एनेक्सेस हमने आपको प्रैक्टिकली करवाने हैं। जी जी मैं यही क्वेश्चन करना था कि यहाँ पर हम इसको मतलब ये फायदा दे सकते हैं कि बाहर कंट्री में भी जो है ना हम इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर कंट्री के लिए तो फिर देखिए टैक्स की एक अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, अगर आपको फॉरेन सर्विसेज देनी है, बाहर कहीं आप अब सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, तो जो हमारे पोर्टफोलियो में 5-6 कंट्रीज हैं, आप कोई कंट्री का टैक्स सीख के आप वहां पे सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। वो कोर्स इसमें अवेलेबल है सर? जी, इसमें अवेलेबल नहीं है, ये डिफरेंट कोर्स है, लेकिन हमारे पास आईसीटी में अवेलेबल हैं। जो आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर हैं उनको टेक्स्ट कीजिएगा, वो आपको सारा पोर्टफोलियो शेयर कर देंगे। अगर आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा से देखेंगे तो मैंने ओपनिंग के अंदर बताया था। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। कंसीडरिंग द सिचुएशन इन ट्विन सिटीज, देखते हैं अभी इसके हवाले से आपको जो है ग्रुप के अंदर इमीडिएट अनाउंसमेंट आ जाएगी कि इफ वी आर गोइंग टू कंडक्ट नेक्स्ट सेशन टुमारो, और अगर नहीं होता तो फिर सैटरडे को, क्योंकि आज भी सेशन जो है वो उस स्पेस पे नहीं हो सका, दो हमारा बिल्कुल यहाँ पे हाउसफुल था। लेकिन मसला ये है कि लोगों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इस हवाले से जो भी फैसला होता है वो आप लोगों के साथ आपके जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और ग्रुप के अंदर भी कम्युनिकेट कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। दानियाल साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। जी दानियाल साहब, पूछ लीजिए, अभी मैं बैठा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ये अपना प्रोग्राम हो रहा है हमारा, इसमें सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशंस, इसके जी अलावा जी, क्या-क्या आप देंगे, किस-किस चीज़ के तहत? इस पर्टिकुलर वाले के अंदर हम टैक्स की कंप्लायंस को पढ़ रहे हैं फ्रॉम वेरी स्क्रैच, जो कि एंटीएन रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, जो आपने ओके एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन की बात की है तो वो एक सेपरेट जी कोर्स है जिसकी अपनी 3 महीने की ड्यूरेशन है, यानी कम से कम उसके 24 से 26 सेशंस होते हैं 2-2 घंटे के। ठीक है, ओके जिस वो उसमें फिर हम कंप्लायंस नहीं पढ़ते, उसमें हम लिटिगेशनल एस्पेक्ट पढ़ रहे होते हैं कि आपको डिफरेंट डिपार्टमेंटल जो नोटिसेज होते हैं उनको किस तरह से एड्रेस करना है, इधर अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल टैक्स एक्ट के नोटिसेज आ रहे होते हैं। आपने कोई अपील फाइल करनी है विद कमिश्नर और एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, तो वो एडवांस सब्जेक्ट है। अच्छा। चलिए, मैंने क्योंकि अपना मैं लॉयर हूँ, अपना शुक्रा में प्रैक्टिस करता हूँ इस टाइम पे, आपके लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुखरन, यही कहूंगा दानियाल भाई, आप जो अभी खासकर जो यंग लॉट है वो तो आ ही रही है, इसके साथ साथ हमारे पास जी 10-15-20-20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग जो लीगल फर्टेनिटी से बसता है वो भी आते हैं। और उसकी वजह यही है कि जो आपकी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस है, जो आपकी टैक्स प्रैक्टिस है, ये काफी सोफिस्टिकेटेड मानी जाती है। इसमें उस तरह से हैसल इन्वॉल्व नहीं होती है, आप बड़े ईज के साथ घर बैठे भी लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। तो जी कोर्ट कचहरी इस तरह से में इन्वॉल्व नहीं होती, और दूसरी तरफ आपको पे भी अच्छा किया जा रहा होता है। ठीक है। सर, ये मैंने जब अपना कोऑर्डिनेटर से बात की थी तो उन्हें मैंने फर्स्टली ये बताया था कि भाई मैंने इन अपना प्रोग्राम्स के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, जैसे सर्टिफाइड टैक्स ठीक है, एडवाइजर और एडवांस लिटिगेशंस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में अब आप मुझे थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे हैं, तो इसका क्या, अगर मैं दोनों करना चाहूँ तो उसके बारे में क्या प्रोसीजर है? दोनों एनरोलमेंट हो सकते हैं, लेकिन आई वॉन्ट सजेस्ट यू, भाई मुझे पैसे आते हुए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। ठीक है, जी हाँ, जी पैसे आप पहले दे के जो है वो डिस्काउंट एक बेहतर ले सकते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर एंड अगर आप पैरेलल में इसको शुरू करेंगे तो फिर आपको जो है वो खास कर एडवांस टैक्सेशन की समझ नहीं आने वाली, ये मैं आपको ठीक है क्लैरिटी के ठीक साथ बता रहा हूँ, क्योंकि वो ठीक है जब तक आपको कंप्लायंस में कमांड नहीं होती आपको लिटिगेशन एस्पेक्ट नहीं आते। ठीक है, क्योंकि ठीक है, बेसिकली मेरा जो चैम्बर का काम है वो बेसिकली है ही क्रिमिनल का, सो आई एम ठीक है, फ्रेश इन दिस अपना प्रोफेशन, हाँ, ये जो जो टैक्स वाली प्रोसीजर डोमेन है सारा। ये बिल्कुल आपके लिए हाँ जी फ्रेश है। बिल्कुल। पहले आप कंप्लायंस हाँ जी सीखें, फिर आप बिल्कुल। लिटिगेशन की तरफ चले जाइएगा। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू जी। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मुकीत खान। जी मुकीत, अस्सलाम वालेकुम सर। मुकीत,
वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ना अब्दुल मुकीद खान, मैं ना कॉमसेट्स में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी करंटली। ओके, तो मैं ठीक है। दरअसल है ना साथ साथ सीए के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे किसी ने है बोला कि अगर आपको सीए करना है ना तो मतलब आपके इंस्टीट्यूट से मैं एक दफ़ा एक कोर्स करके देख लूँ कि क्या मेरे लिए सीए बेहतर है या मतलब कर सकता हूँ मैं, क्या सीन है उसका। तो सर मुझे कोई ऐसा मतलब टर्मिनोलॉजी जैसे अभी इस्तेमाल कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो हम्म मुझे कुछ हम्म टर्मिनोलॉजी में इशू आ रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मुझे पीछे गूगल करना पड़ रहा था हम्म ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है। तो सीए की जर्नी अभी आपने स्टार्ट की है? यस सर, मैंने अभी मतलब अभी अच्छा, अभी सोचा है कि अभी आगे शुरू जाके करूँ। आपने टैक्स का बड़ा कम्प्रीहेंसिव पेपर भी पढ़ना है। और हाँ सर। दूसरी तरफ आपके लिए एज कंपेयर टू वन जो हमारे वो कला भाई बैठे हुए हैं, मैं पहले से आपको कह सकता हूँ, अभी आपको टर्मिनोलॉजीज की समझ नहीं आ रही, लेकिन आगे जाके आपके लिए ये ज्यादा इजी होने वाला है एज कंपेयर टू लीगल फर्टर्निटी। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो अकाउंटिंग है, जो फाइनेंस है, जो टैक्स है, ये इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। आपने अगर किसी कॉर्पोरेट एंटिटी की रिटर्न करनी है तो भाई आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही उठाएंगे ना, यस सर। जबकि वकला को उसकी इंटरप्रिटेशन में मसला आ रहा होता है। और उसको कैटर करने के लिए हमने वकला के लिए स्पेशली एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तकरीबन आप कह लें 2 महीने का, जो फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के, उसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंस, ये सारी चीजें हम उसमें करवा रहे होते हैं, ताकि वकला को समझ तो आए कि भाई अकाउंट्स होते क्या हैं। यस सर। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा अब्दुल मुकीत। बाकी इट्स अप टू यू, आई कैन फेयरली एक ऑनेस्ट आपको सजेशन दे रहा हूँ बस। ठीक है सर, मैं फिर ये कोऑर्डिनेटर से कर लूँगा सर। हाँ, आप डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी जो कमिंग क्लास के हवाले से कम्युनिकेशन है वो आपके साथ कर दी जाएगी। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और अगर कल क्लास होती है तो आपको बता दिया जाएगा। इन अदरवाइज क्लास जो है वो सैटरडे को होगी। उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर। और बाकी दुआ कीजिएगा, ये नया सिलसिला शुरू होने वाला है। अगेन आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह ये चीज़ें पॉजिटिव नोट के ऊपर ख़त्म हों, हमारे रीजन के अंदर कुछ पीस स्टेबिलिटी आए। आप भी उसके लिए दुआ कीजिएगा। एट द एंड आपके नेशन का सवाल है, आपकी कंट्री का सवाल है, आपकी कंट्री की प्रेस्टीज का सवाल है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।